जो एक हुँ, 33% है वो उसको अपनी सैलरी से निकाल दिया करते थे। वो अपनी इनकम में शामिल नहीं करते थे उसको। उन्होंने सारी सही। ज़िंदगी यही किया। केएफसी का बाबा तो 60 प्लस 60 में ईयर्स ग्रो के था। अंदर उसको पता चला है। तो हाँ, मेरा पैशन डिस्कवर हुआ 40 इयर्स की एज के अंदर, तो व्हाई नॉट, आई कैन गो विद दिस। कन मुझे बड़ा शौक था कि यार मैं मशहूर हो जाऊँ थोड़ा-सा, हर बंदे को अच्छा, होता है। सही, 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 तो मैंने क्या सही। किया शुरू, तो ज़ाहिर है अब लिंक्डइन पे आप शुरू में आते हैं तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। अगर आप जॉब प्लेस करें 10,000 सीवी आ जाते हैं, 5,000 सीवी आ जाते हैं, तो जो रिक्रूटर है वो उसको देखता भी नहीं आपके सीवी को। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है काम करने की? देखिए लिंक्डइन के अंदर इस वक़्त 2 तरह के काम चल रहे हैं। एक ये कि आप जॉब प्लेस करें या फिर आपको सर्च किया जाए उस इंजन के थ्रू जो लिंक्डइन काम करता है। जॉब तो अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि व्हाई दे विल गिव यू जॉब। उस हुँ, व्हाई का क्वेश्चन आंसर आपको होना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी पॉपुलेशन यहाँ पे है सऊदीया की। व्हाई डोंट दे प्रेफर देम इंस्टेड ऑफ यू? लेकिन सऊदी में आने के 2 तरीके होते हैं। एक हुँ, तरीका ये है कि आप अपना वीज़ा खरीद के लेके आएँ, जिसको हम कहते हैं आज़ाद वीज़ा। तो जॉब में इशू ये आता है कि आपकी जो पूरी लाइफ़ है ना, हुँ, वो इस जॉब से लिंक होती है। हुँ, आपकी घर, आपकी फैमिली, आपकी ग्रोसरी, आपकी ट्रैवलिंग, एवरीथिंग इज़ लिंक्ड विद वन सोर्स ऑफ इनकम। हुँ। वो मामला इतना सेंसिटिव है कि अगर वो ख़त्म होता है, तो सब कुछ बिगड़ जाता है उस सिस्टम में। फॉर्च्यूनेटली मेरे साथ कभी इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन अब नाउ व्हेन आई लुक बैक मैं कहता हूँ यार कितनी बेवकूफ़ियाँ की हुई थी कि आपने अपने आप को पूरी तरह से फिक्स किया हुआ था कि यार ये पैसे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। कोई इमरजेंसी फंड नहीं, कोई इस तरह का फंड नहीं कि आप ये सोचें कि आप ऐसी जगह पर बीइंग एन एक्सपर्ट रह रहे हैं, कोई 1 साल का पैसे आपके हाथ में होने चाहिए। तो मैं 3 रातें सो नहीं पाया था जब ये सब हुआ था, क्योंकि मेरे सर पे काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ थीं उस वक़्त। तो वो एक सिचुएशन आई थी मेरे पास जहाँ फाइनेंशियल इशू आ गया था। फाइनेंशियल इशू से मुराद ये था कि मेरे पास रेंट ड्यू हो गया था ऑफ़िस घर का, मेरा स्कूल ड्यू हो गया था इस बच्चों का। वो सब चीज़ें करने के लिए मेरे पास फंड नहीं थे। आप क्या कहते हैं, मतलब अगर कोई बंदा नया आ रहा है यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ, यंग फैमिली है, तो वो कितना सैलरी एटलीस्ट होनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वली भाई, आप सुन रहे हैं? बस बहुत अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से है। आपसे काफ़ी अरसे से मैंने सोचा हुआ था कि एक सेशन होना चाहिए, क्योंकि आपका लिंक्डइन प्रोफ़ाइल बहुत ज़बरदस्त था और उसकी बेसिस के ऊपर मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी भी उस आपकी प्रोफ़ाइल के थ्रू। 26,000 आपके फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन के, बड़ी बात है, मतलब छोटा-मोटा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है लिंक्डइन, अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ, कहाँ से स्टार्ट किया आपने, कहाँ से हैं और इस वक़्त क्या कर रहे हैं? देखिए कहानी स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान कराची से। हमने सारी ओके। ज़िंदगी वहीं गुज़ारी है। तो पढ़े लिखे वहीं पे सारे हैं। जब हम मैट्रिक में थे तो हमारे वालिद साहब ने ये कहा था कि तुम्हें आईसी में करना है। हुँ, उसी हुँ। दिन से तो हम उस माइंडसेट से बड़े हुए कि क्योंकि हमारे वालिद साहब आईसी में ही कर रहे थे, तो वो पूरा नहीं कर पाए थे किसी ज़िम्मेदारी की वजह से। तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बड़ा बेटा, मैं बड़ा हूँ घर में, तो मैं आईसी में करूँ। तो ग्रेड 10 से मेरे दिमाग में ये इंजेक्शन चल रहा था कि आपने आईसी में करना है। तो हमने मैट्रिक किया, इंटर किया, बीकॉम किया। जब आईसीयू का टाइम आया तो हमने वालिद साहब से कहा आईसीयू का मूड नहीं है करने का। उन्होंने कहा क्यों भाई? मेरा इंटरेस्ट आईटी में था, क्योंकि क्योंकि मैंने आईटी में मेरा बड़ा एक्सपोज़र था काम करने का, मुझे इंटरेस्ट था, पैशन था, मुझे मज़ा आता था आईटी में काम करने में। तो मैं गया फिर वहाँ पे, उस ज़माने में एक इंस्टीट्यूट था एनसीआर, तो हमारे वालिद साहब ने कहा जाओ ट्राई करो। तो गए ट्राई करने, तो आईसी में एनसीआर के साथ मैंने काम किया, वहाँ डिप्लोमा किया। डिप्लोमा के दौरान मैं ओरेकल पढ़ना शुरू की। मैं ओरेकल 5 पढ़ रहा था, तो ओरेकल 5 पढ़ने के दौरान ओरेकल 6 भी आ गई, 7 भी आ गई, 8 भी आ गई। वहाँ मुझे समझ आया कि गेम क्या चल रहा है, तो कोई एंड ही नहीं आईटी का तो। तो हुँ। फिर मैंने अपने वालिद साहब के बाद वापस आया, 1 डेढ़ साल सारा सब बर्बाद करके, कि मुझे आईसी में करना है। कह रहे सोच लो एकदम अगर। मैंने कहा अच्छा नहीं, वैसे भी करना है। तो मैं क्या है एडिशन स्टार्ट किया, तो साथ-साथ जॉब भी चल रही थी मेरी। मैंने वहाँ हबीब ऑयल में जॉब की है, मेरा करियर वहीं से स्टार्ट हुआ है। एज़ अ कॉस्ट असिस्टेंट मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे अच्छे मैनेजर्स मिले वहाँ पे। उन मैनेजर्स की वजह से मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं आईसी में शुरू करूँ, क्योंकि मेरा वहाँ पे हुँ, मैन्युफैक्चरिंग थी, कॉस्टिंग में मेरी कॉस्ट एंड बजट पे मैं काम करता था। तो वहाँ से मुझे कुछ मोटिवेशन मिली कि यार ये इसको कैपिटलाइज़ किया जाए एक्सपीरियंस को इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। हुँ, वहाँ मुझे एक ब्रेक थ्रू मिला, जहाँ से मुझे आईसीयू में मैंने एडमिशन लिया और खट, खट, खट मेरे कुछ एग्ज़ाम निकलने शुरू हो गए। आईसीयू में आपको पता है कि कितना मुश्किल था उस ज़माने में करना। तो मेरे आधा मैंने आईसीयू में कर लिया, उसके बाद फिर घरवालों ने शादी की बात की, मंगनी हो गई, शादी हो गई। शादी के बाद आईसीयू में नहीं हो सका मुझसे। अच्छा, हाँ, वो बहुत आईसीयू में बढ़िया। नहीं हो सका। लेकिन है कि शादी के बाद फिर मैंने काफ़ी अर्सा गुज़ारा, मेरा एक बेटा हुआ, फिर मेरी बेटी हो गई, वो स्कूल जाने लगे। लेकिन तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। जहाँ मैं हुँ, अप्लाई करूँ वो बोलते हैं हमें क्वालिफ़ाइड बंदा चाहिए, आप क्वालिफ़ाई नहीं है। हुँ, एक्सपीरियंस तो बड़ा हो गया 10-15 साल का। हुँ, हुँ, फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, अपनी फैमिली के साथ बात की कि देखें मुझे एजुकेशन पूरी करनी है। उसके लिए क्योंकि जॉइंट फैमिली में थे, तो जॉइंट फैमिली का फ़ायदा ये होता है कि आप अलग हो सकते हैं बड़े ईज़िली, क्योंकि आपके पेरेंट्स वहाँ पे होते हैं सब चीज़ें। हुँ, तो मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को अलग किया और मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मैं ऑफ़िस से जाता था पढ़ने के लिए। डेली 2 घंटे मेरी क्लास होती थी आईसीएमए की।
तो मैं ऑफ़िस से जाता, रात 11 बजे मैं घर पे आता था, तो ये सिलसिला मैंने किया। अब मेरे पास प्रॉब्लम ये था कि फाइनेंशियल इश्यू भी थे। तो मेरे बच्चों की फ़ीस जाती थी, मेरे घर के एक्सपेंसेस थे, मेरे पेरेंट्स के पास थे, मेरी गाड़ी थी। तो मेरे पास इतने पैसे बचते थे कि मैं 2 पेपर उठा सकूँ खाली आईसीएमए के, उससे ज़्यादा पैसे नहीं होते थे मेरे पास। हालाँकि मेरे पास 8 पेपर पेंडिंग थे। तो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई कि मेरे पास हर 6-6 महीने बाद एग्ज़ाम होते थे, तो मैंने 2-2 पेपर उठाए, जितने मेरे पास पैसे थे और उसको अटेम्प्ट करना शुरू किया। तो मैं जाता था रात 11 बजे घर आ रहा हूँ, तो बच्चे सो चुके हैं, फिर सुबह जा रहा हूँ तो बच्चे सो रहे हैं, स्कूल जा हुँ, चुके हैं। तो हुँ, हफ़्ते में 3-4 दिन तो बच्चों से मुलाकात भी नहीं होती थी। तो वो टाइम मैंने इस तरह 2 साल गुज़ारा है। हुँ, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता एग्ज़ाम निकलने शुरू हुए। तो जब निकलने शुरू हुए तो 2 साल बाद मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं क्वालीफ़ाई हो गया था आईसी में। ओके। तो जब क्वालीफ़ाई हुआ तो ज़ाहिर है मेरे वालिद साहब सबसे ज़्यादा उस वक़्त उस पॉइंट पे थे कि उनको पता लगे मैंने क्वालीफ़ाई कर लिया, क्योंकि वो ही इंतज़ार कर रहे थे इस न्यूज़ का। तो मैंने ऑफ़िस से उनको फ़ोन किया कि आईसी में क्वालीफ़ाई हो गया, तो वो उन्होंने दोबारा पूछा मुझसे, क्या क्या क्वालीफ़ाई हो गया है? मैंने कहा आईसी में क्वालीफ़ाई हो गया। अच्छा, तो बहरहाल वो बड़ी खुशी हुई उनको। और उसके बाद क्वालीफ़ाई करने के 6 महीने बाद ही उनका इंतकाल हो गया था फिर। और उसके साथ-साथ फिर मुझे सऊदी से ऑफ़र आ गई। मैंने वहाँ पे 2-3 कंपनीज़ में काम किया। तो सऊदी आ गया 2013 में। यहाँ मैंने एक कंपनी के साथ काम किया 8 साल। वहाँ पे काफ़ी प्रोग्रेस मिली मुझे, प्रमोशंस मिली फाइनेंशियल कंट्रोलर के तौर पे। फिर उसके बाद उस कंपनी से मेरी जॉब ख़त्म हो गई थी। उन्होंने मुझे एक्सक्यूज़ कर लिया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हम रिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर जब वो ख़त्म हुआ तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं अपनी जॉब सर्च कर सकूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे टाइम दिया था 1-2 महीनों का, कि आपके पास 1-2 महीने हैं और आप अपना इंतज़ाम कर लीजिए। तो 1-2 महीने के अंदर ये होता है कि आपके पास रेज़िडेंस वीज़ा होता है जिसकी एक्सपायरी होती है। वो एक्सपायरी उस डेट के बाद से 2 महीने की थी। अगर मैं जॉब नहीं मिलती तो मैं वहाँ से निकल जाता बाहर, पाकिस्तान। हुँ, तो हुँ, वो एक सिचुएशन आई थी मेरे पास जहाँ फाइनेंशियल इशू आ गया था। फाइनेंशियल इशू से मुराद ये था कि मेरे पास रेंट ड्यू हो गया था और फिर घर का मेरा स्कूल ड्यू हो गया था बच्चों का। वो सब चीज़ें करने के लिए मेरे पास फंड नहीं थे। अब मैंने स्ट्रेटजी बनाई करना क्या है, तो मैं हमारे एक दोस्त हैं वहाँ पे, उनकी एक कंसल्टिंग कंपनी थी, उन्होंने कहा यार मेरे साथ आ जाओ, लेकिन मेरे हुँ, पास सैलरी नहीं है। मैंने कहा आप मुझे सैलरी ना दो, आप हुँ, मुझे खाली टाइटल दे दीजिए, हुँ, वो मैं लिंक्डइन पे अच्छा, चढ़ा दूँगा। अच्छा, तो उससे मैं ऑन जॉब आ जाऊँगा, क्योंकि कोई नहीं पूछ रहा आपकी सैलरी क्या है। हुँ, तो वो जो 1 डेढ़ महीने का टाइम था, वो मैंने उनके साथ काम किया और उन्होंने मुझे एक डायरेक्टर का टाइटल दिया और वो मैंने लिंक्डइन पे डाल दिया। ओके, ओके, वहाँ से मैं अगेन वर्चुअली एक्टिव हो गया जॉब के अंदर। हुँ, तो वहाँ से फिर मैंने दोबारा जॉब सर्च की, तो फिर वहाँ से एक आध स्टार्टअप ने मुझे ऑफ़र किया, वहाँ काम किया। फिर स्टार्टअप के बाद मैंने साल भर काम करके उनके साथ फिर मैंने एक और कंपनी में काम किया जिनजूम के साथ यहाँ पे। फिर आजकल मैं ज़ेन के साथ काम कर रहा हूँ, टेलीकॉम के साथ। तो ये एक थोड़ा-सा जर्नी है ये कब जिसमें की आइस बात है जब आपने आपको जॉब लॉस हुई थी? ये था इमीडिएटली आफ्टर द कोविड 2021। ओके, तो वो बड़ा बड़ा पेनफुल प्रोसेस था, क्योंकि जब आपके साथ ये होता है व्हिच यू डोंट डिज़र्व एक्चुअली। हुँ, तो मैं 3 रातें सो नहीं पाया था जब ये सब हुआ था, क्योंकि मेरे सर पे काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ थीं उस वक़्त। तो हुँ, वो हैपनिंग थी जिसने मुझे बड़ा सिखाया कि यार ये जॉब इज़ समथिंग डिफरेंट, हाँ, हाँ, वहीं से हाँ, मैंने फिर अपने लिंक्डइन की स्टोरी स्टार्ट की और अच्छा, अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करना शुरू किया, क्योंकि देखें कोई भी ना आपको झटका चाहिए होता है कुछ बड़ा करने के लिए। हुँ, अगर आप वैसे ही सब कुछ चलता रहेगा ना एक वेव के अंदर, तो आप हुँ, ऊपर नहीं आ पाते। तो मैंने हुँ, देखा कि यार अगर वो नहीं होता, तो हुँ। आज जो हो रहा है वो नहीं होता। हुँ, नो डाउट, नो डाउट। बट इफ यू डोंट माइंड मतलब ऐसा क्या था कि मतलब आपने अच्छा खासा टाइम सऊदीया में गुज़ार लिया था, फिर भी आपको इतना फाइनेंशियल इश्यूज़ थे कि सऊदीया में आप सर्वाइव नहीं कर पाते इन केस नहीं, आपकी एक्चुअली जॉब मेरी एक इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के ओके, अंदर, जिसकी ओके, मंथली इंस्टॉलमेंट जाती थी। तो मैं बड़ा ओके, ओके, कंफर्टेबल था कि यार मैं अपनी सेविंग से राइट, निकाल लूँगा बाहर। तो आई जब गॉट आपके इट। पास सब निकल रहा होता है हर महीने, तो आपके पास बैलेंस उतना ही रहता है जितना आपको ज़रूरत होती है। हाँ, सही बात है। अच्छा ये तो ख़ैर ये तो मैं मतलब फ़ॉर्च्यूनेटली मेरे साथ कभी इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ लेकिन अब नाउ व्हेन आई लुक बैक मैं कहता हूँ यार कितनी बेवकूफ़ियाँ की हुई थी कि आपने अपने आप को पूरी तरह से फ़िक्स किया हुआ था कि यार ये पैसे यहाँ जाने हैं, यहाँ जाने हैं, यहाँ जाने हैं। कोई इमरजेंसी फ़ंड नहीं, कोई इस तरह का फ़ंड नहीं कि आप ये सोचें कि आप ऐसी जगह पर बीइंग एन एक्सपर्ट रह रहे हैं, कोई 1 साल का पैसे आपके हाथ में होने चाहिए। उस वक़्त नहीं होता जब आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं और थोड़े-से बेवकूफ़ी भी होती है अपने एंड के ऊपर जब मैं पीछे देखता हूँ। लेकिन ये कि यही चीज़ मैं अपने चैनल पे भी बता रहा होता हूँ कि यार ये चीज़ें सारी चल रही होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स बाद में भी हो सकती हैं, लेकिन ये चीज़ अपने आप को सिक्योर करना, अपनी फैमिली को सिक्योर करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैंने जो सीखा ना जॉब के अंदर, जॉब में इश्यू ये आता है कि आपकी जो पूरी लाइफ़ है ना, हुँ, वो इस जॉब से लिंक होती है। हुँ, आपकी घर, आपकी फैमिली, आपकी ग्रोसरी, आपकी ट्रैवलिंग, एवरीथिंग इज़ लिंक्ड विद वन सोर्स ऑफ इनकम। हुँ, तो वो मामला इतना सेंसिटिव है कि अगर वो ख़त्म होता है, तो सब कुछ बिगड़ जाता है उस सिस्टम का। हुँ, जिसकी वजह से आपको एक एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ़ हुँ, में। वो जब नहीं होता जब आपकी जॉब ख़त्म हो गई है। हमने गलतियाँ की हैं। हाँ,
हाँ, ठीक है? वो जब एग्ज़ैक्टली, होता है जब आप अपनी पीक पे होते हैं, बिल्कुल, वहीं का ऐसे ही फ़ायदा है। उठाया जाता है उसका। क्योंकि आप जो एग्ज़ैक्टली। इनकम जनरेट करना है, उस जनरेट करने के साथ-साथ उसका रीइन्वेस्टमेंट करेंगे। आप उसको हुँ, खर्च या सेविंग से कुछ काम नहीं बनेगा। आप खर्च भी कर देंगे तो भी काम नहीं बनेगा और सेव कर लेंगे तो भी कुछ नहीं बनेगा आपका। आपने उसको हुँ, रीइन्वेस्टमेंट करना है, आइदर इन टर्म्स ऑफ योर फ्यूचर प्लान, आपका विज़न क्या है, आपने करना क्या है अगले 10 साल बाद। तो आपने एक एक बीज लगाना है, जिसका पौधा बाद में निकलना है आपका। हुँ, हुँ। नहीं, ज़बरदस्त। अगर मैं आपसे पूछूँ कि अभी आजकल सऊदीया में जॉब्स की सिचुएशन क्या है? या अगर हम इसको इस तरह से ले लें कि कोई आना चाहता है सऊदीया, तो आप उसको क्या बोलेंगे? या जीसीसी कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग होते हैं इंक्लूडिंग मी, जब मैं यहाँ पर यूएई आया था तो मेरे पास फैमिली की इस तरह की सर्कमस्टांसेस थे कि मैं जाना नहीं चाहता था कि बाहर मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाऊँ, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ जो यूएई की होती है, वो ये है कि आपको इन एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान होती है पाकिस्तान की। तो आना-जाना डेढ़ 2 घंटे की फ़्लाइट होती है। सऊदीया की भी इतनी बुरी नहीं होती, ऑल्दो कि वहाँ पर थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन फिर भी। तो अगर इस वक़्त कोई आना चाहता है सऊदीया में, जॉब सर्च करना चाहता है, तो क्या टिप्स होंगी आपकी तरफ से? लेकिन सऊदी में आने के 2 तरीके होते हैं। एक हुँ, तरीका ये है कि आप अपना वीज़ा खरीद के लेके आएँ, जिसको हम कहते हैं आज़ाद वीज़ा, जो कि ओके, इंडिपेंडेंट वीज़ा होता है। ओके। वो आज़ाद वीज़ा पहले लोग काफ़ी लेके आते थे और हुँ, उसको हुँ। कन्वर्ट कर लिया करते थे जॉब के अंदर, क्योंकि वो आते थे एक सरमाया लेके यहाँ पे कि यार मैं आऊँगा, मैंने 3-4 महीने रहना है, जॉब मिल जाएगी और मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा इस कंपनी के अंदर। मेरा एम्प्लॉयर चेंज हो जाएगा तो मेरा एक प्रॉपर मैं सिस्टम में आ जाऊँगा। हुँ, हुँ। दूसरा तरीका ये है कि कंपनी आपको ऑफ़र करती है जॉब की। उस जॉब के ऑफ़र में कंपनी ही आपको वीज़ा भेजती है, कंपनी आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भेजती है, आपने कुछ बेयर नहीं करना। एवरीथिंग इज़ बोर्न बाय कंपनी। ये 2 प्रोसेस हैं आने के। अब जो लोग यहाँ पे आते हैं आज़ाद वीज़े में कॉम्प्लिकेशन ये है कि उसमें कुछ प्रोफ़ेशंस होते हैं। हुँ, उस हुँ। प्रोफ़ेशन का लोग ख़्याल नहीं रखते बाज़ दफ़ा कि लेबर का है, क्योंकि हर प्रोफ़ेशन का डिफरेंट प्राइस होते हैं। लेबर का प्राइस डिफरेंट है, अकाउंटेंट का डिफरेंट है, इंजीनियर का डिफरेंट है। वो जस्ट सेक ऑफ लिविंग पाकिस्तान, दे बाय एनीथिंग एंड देन कम हियर। हुँ, वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होता है जब वो यहाँ पे आते हैं तो उसके उसके साइड इफ़ेक्ट पता लगते हैं कि उस वीज़े के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। बहुत सारे हुँ, प्रोफ़ेशन ऐसे हैं जिसमें आपको फैमिली आप नहीं रख सकते यहाँ पे। हुँ, बहुत सारे प्रोफ़ेशन ऐसे हैं जिसको आप कन्वर्ट भी नहीं कर सकते अपने प्रॉपर प्रोफ़ेशन में, कि हुँ, अगर आप उसमें कन्वर्ट कर सकें इंजीनियरिंग में। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो लोग नहीं जानते। और प्लस ये कि आप जब आ जाते हैं, आप आते हैं फ्रस्ट्रेशन की सूरत में, जब आप वीज़ा खरीदते हैं आप। क्योंकि जब जॉब मिलती है तब यू आर नॉट फ्रस्ट्रेटेड। जब आप आते हैं आपका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है, आप एक फ्रस्ट्रेटेड पोज़ीशन में आते हैं। आप एक अच्छी वाली जॉब छोड़ के यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि आपकी कंट्री की हालत ख़राब है, हुँ, इसलिए आप यहाँ पे आते हैं। और जब यहाँ पे आते हैं तो जॉबलेस बंदे को जॉब ढूँढना और मुश्किल काम होता है। हुँ, क्योंकि अगर आप एक कंपनी है और आपको एक बंदा आपके पास आया इंटरव्यू के लिए, उसके पास जॉब नहीं है, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर हिम कि यार ये इसके पास जॉब क्यों नहीं है? तो आपके पास नेगोशिएशन पावर नहीं होती है, आपके पास आप कोई भी जॉब कर लेते हैं और कोई भी जॉब करने का मतलब ये है कि आपकी प्रोफ़ाइल हिट होती है। अगर आप एक हुँ, क्वालिफ़ाइड बंदे हैं और आप यहाँ पे आ गए हैं जॉब ढूँढने, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में। दैट विल हिट योर प्रोफ़ाइल कि आप कि अगर आपका विज़न है, आपका बड़ा व्यू है कहीं पहुँचने का आपका, तो आप वो कॉम्प्रोमाइज़ में आपकी प्रोफ़ाइल भी ख़राब होती है, प्लस आपकी पर्सनैलिटी हर्ट होती है। क्योंकि आपका माइंडसेट वो नहीं होता उस जॉब का। और प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप किसी जॉब में घुस जाते हैं, तो आप कुछ महीनों बाद आप वहाँ सेट हो जाते हैं और सेट होने के बाद आप जॉब सर्च करना शुरू करते हैं। वहाँ पे लॉयल्टी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। हुँ, तो वो एक सही है। माइंडसेट है जो कि हिट होता है आपका अपने वीज़े से यहाँ पे आने में। दूसरा हुँ, इश्यू क्या है कि जब आप दूसरे का वीज़ा लेके आते हैं तो कंपनी ने आपको बुलाया है अपने साथ काम करने के लिए। वो आपका वीज़ा नहीं होता, वो कंपनी का वीज़ा होता है। लेकिन ये है कि आपको सारे बेनिफिट मिलते हैं जो गवर्नमेंट आपको देना चाहती है उस कंपनी के थ्रू। आपका मेडिकल, आपकी ट्रैवलिंग, आपका अकोमोडेशन, आपका पूरा पैकेज डिज़ाइन होता है। मैं लोगों को प्रेफ़र करता हूँ कि जॉब लेके यहाँ पे आया जाए। हुँ, आप अपने वीज़े पे ना आएँ, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई। जो करेंसी पाकिस्तान की जा चुकी है 75 पे रियाल है, तो वो बहुत कम पैसे रह जाते हैं यहाँ खर्च करने के लिए और यहाँ पे आपका 3 टाइम का खाना-पीना, उसका घर, और दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो कि लोन लेके यहाँ पे आते हैं, 10-10 लाख रुपए लोन लेके आते हैं यहाँ पे, कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद 6-6 महीने जॉब नहीं मिलती है और वो फिर माँगना शुरू करते हैं लोगों से लोग उधार। वो एक हुँ। ऐसे ट्रैप में फँस जाते हैं कि उसका एग्ज़िट मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये रूट मुझे नहीं पता था, सऊदीया का पता तो था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अच्छी क्वालिफ़िकेशन वाले लोग भी आज़ाद वीज़े के थ्रू जाते हैं सऊदीया में। मतलब ये तो मुझे पता था काफ़ी कि आते हैं। लेबर क्लास या छोटे से जो जो नीचे के लेवल के जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं वो तो उसमें, लेकिन उस लेवल के लोग भी आते हैं आज़ाद। तो उसकी कॉस्ट क्या होती है बाय द वे, अगर आज़ाद वीज़े की देखें? देखिए और डिपेंड कितना करता है मैं ड्यूरेशन होता है इसका? इसका ड्यूरेशन ये होता है कि देखिए आप आते हैं एक कफ़ील के थ्रू, क्योंकि हुँ, यहाँ पे एक कफ़ील सिस्टम है, जो आपका वीज़ा इश्यू करता है। जब आप आते हैं यहाँ पे आपको ये भी ख़्याल रखना पड़ता है कि वो कफ़ील वैलिड भी है कि नहीं। बाज़ दफ़ा होता ये है कि लोग यहाँ पे वीज़ा लेके आते हैं और जब यहाँ पहुँचते हैं तो कंपनी होती ही नहीं है। ओके। तो आप
बिल्कुल ही आज़ाद हो गए, अब कंपनी अच्छा। एग्ज़िस्ट भी नहीं करती है। तो हाँ। आपका जो स्पॉन्सर है वो भी गायब है, वो भी नहीं मिल रहा है। हुँ, कुछ लोग होते हैं जो अच्छे स्पॉन्सर होते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो भी कुछ पैसे लेते हैं, वो फ्री में काम नहीं करते हैं। जब आप यहाँ पे आते हैं तो वो भी आपसे डील करते हैं कि यार आप मुझे महीना इतना दोगे, इसी हुँ, काम पे रहने के लिए। हुँ, क्योंकि मैंने आपको बुलाया तो इसकी कॉस्ट लगता है 25,000 रियाल, किसी की हुँ, 15,000, 10,000 हुँ, डिपेंडिंग ऑन प्रोफेशन। लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको अगेन दे हैव टू पे सम अमाउंट टू कफ़ील। हुँ, वो भी एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है जो आपने कंसीडर करना है अपने अंदर। वो कुछ भी हो सकता है, वो 1000 माँग सकता है डिपेंडिंग ऑन हिज़ कैलिबर। वो 4000 अच्छा। माँग सकता है, वो 5000, वो एनुअल माँग सकता है, वो महीने का माँग सकता है, लेकिन ही हैज़ सम इंटरेस्ट इन यू, क्योंकि आप हुँ, उसके एम्प्लॉयी हैं एक तरह से। अगर हुँ, आप नहीं करेंगे और उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको जब भी आपको ट्रैवल करना है अपनी कंट्री, आप वही आपका एग्ज़िट एंट्री लगा के देता है। अगर वो नहीं लगा के दे रहा, तो आप पाकिस्तान में नहीं जा सकते। हुँ, तो उसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं इस प्रोसेस के अंदर, अगर आपकी जॉब नहीं लगी है। हाँ, जॉब लग गई है, यू कैन शिफ्ट योरसेल्फ टू द कंपनी। और मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं, जॉब मिल जाती है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे सऊदी अरब में इस वक़्त अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी हैं जॉब की। स्पेशली क्योंकि मैं फाइनेंस से हूँ, तो फाइनेंस में कुछ कंट्रीज़ हैं जो डोमिनेट करती हैं यहाँ पे, इंडिया, पाकिस्तान है यहाँ पे, जॉर्डन के लोग हैं, तो ये डोमिनेट करते हैं यहाँ पे फाइनेंस की इंडस्ट्री के अंदर। तो जॉब तो अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि व्हाई दे विल गिव यू जॉब? उस हुँ, व्हाई का क्वेश्चन आंसर आपको होना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी पॉपुलेशन यहाँ पे है सऊदीया की। व्हाई डोंट दे प्रेफर देम इंस्टेड ऑफ यू? हुँ, तो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि यहाँ पे एक यूनिक स्किल हो। आपने स्किल हुँ, सेट पे काम करना है, अपने आपने एक पैकेज यहाँ पे लेके आना है जो यू हैव टू ऑफर। यार मैं आपको ये ऑफर कर सकता हूँ, व्हाट यू आर ऑफरिंग हियर, अगर आप सऊदी में हैं। अगर आप वो ऑफर कर रहे हैं, सऊदी भी ऑफर कर रहा है, तो डज़न्ट मेक द डिफरेंस। राइट। तो आपने वो ऑफर करना है जो उनको मुश्किल से मिलेगी वो चीज़। तो दैट इज़ द की एक्चुअली। तो आपने कुछ स्किल लेके आएँ, अपने आप देखें कि आजकल दुनिया में हो क्या रहा है, उसके साथ अपने आप को अपडेट करें। टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपने प्रोफ़ेशन को टेक्नोलॉजी के साथ, या आपके प्रोफ़ेशन में कितना आपने सर्टिफ़िकेशन लेके आए हुए हैं, या जो मार्केट की डिमांड है उसको कैसे पूरा कर रहे हैं। या सऊदीया का जो विज़न है इस वक़्त 2030 का, वो क्या है, उसके साथ कंपनी की अलाइनमेंट क्या है, और आप उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको उस इंजन का हिस्सा बनना है जिस इंजन में ये अगर आप पूरा विज़न एक्सपैट चल रहा हैं है और सऊदीया बैक का। होम पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश कहीं भी पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, चाहे यूएस में हो, यूरोप में हो, यूएई में हो, कहीं भी हो, आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं और आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने पैसे भेजे हैं, किस रेट पे पैसे भेजे हैं। रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स, $10, 10 पाउंड्स या 10 यूरोस का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। सेंड मनी एंड एन्जॉय। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो मतलब ये देखें कि आप वहाँ से आ रहे हैं पाकिस्तान से, आप कह रहे हैं ऑलमोस्ट कोई पाकिस्तानी या 10,000 रियाल के करीब आपको एक्सपेंस पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ वीज़ा बाइंग, और फिर वहाँ जाकर भी कुछ एक्सपेंस अलग से पड़ेगा। तो बिल्कुल, बिल्कुल। व्हिच डज़न्ट मेक सेंस कि अगर किसी की ऑलरेडी जॉब लगी हुई है तो वो तो कभी भी नहीं आएगा इस तरह से कि अपनी जॉब छोड़ के वो, क्योंकि जब जाएगा जॉब सर्च करने तो वो तो लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा होगा। तो ये तो वो बंदा आ रहा होगा जो बहुत डेस्परेट होगा, जिसके पास ऑलरेडी कोई जॉब नहीं होगी और वो या तो जॉब छोड़ के आ रहा होगा। तो वो मतलब 1.5-2 लाख रुपए की जॉब तो कोई छोड़ के नहीं आएगा इस पूरे सिनेरियो के अंदर देखकर। तो बेहतर ये है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले वहीं बैठे हुए पाकिस्तान में। और ऐसा होता है, मतलब कितना ज़्यादा होता है? मैं दुबई में से देखता हूँ हो जाता है ऐसा। लेकिन सऊदीया में कितना होता है कि आपको बैठे-बैठे पाकिस्तान से जॉब मिले? नहीं, इसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अगर आपकी विज़िबिलिटी अच्छी है इंटरनेट के ऊपर। क्योंकि ओके। अगर आप देखें, अब आजकल जॉब सर्च करने के तरीके बदल चुके हैं। अगर आप हुँ, 15 साल पहले जाएँ तो आपको एक सीवी प्लेस करना पड़ता था, एक अखबार के थ्रू, वो सीवी जाता था कंपनी में, और वो कितने लोग अप्लाई करते होंगे, हुँ, 20-25। उनके लिए सीवी पढ़ना भी आसान होता था, शॉर्टलिस्ट करना भी आसान होता था, और आपकी जॉब के चांसेस भी ज़्यादा होते थे। हुँ, आजकल दौर आ गया है लिंक्डइन का। अगर आप जॉब प्लेस करें, 10,000 सीवी आ जाते हैं, 5,000 सीवी आ जाते हैं, तो जो रिक्रूटर है, वो उसको देखता भी नहीं आपके सीवी को। हुँ, उसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या है काम करने की? देखिए, लिंक्डइन के अंदर इस वक़्त 2 तरह के काम चल रहे हैं। एक ये कि आप जॉब प्लेस करें, या फिर आपको प सर्च किया जाए उस इंजन के थ्रू जो लिंक्डइन काम करता है। लिंक्डइन लाइट काम करता है, जो कि रिक्रूटर्स यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस। आपका प्रोफ़ाइल कितना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है कि वो सर्च का इंजन का पार्ट बने। क्योंकि देयर आर 2 टाइप ऑफ कैंडिडेट, वन इज़ एक्टिव कैंडिडेट, वन इज़ पैसिव कैंडिडेट। एक्टिव कैंडिडेट वो लोग होते हैं जो जॉब सर्च करते हैं। वो हुँ, अप्लाई करते हैं नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू और वेट करते हैं कि हमें जवाब आए। सही। वो जवाब कभी नहीं आता। एक हुँ, होते हैं पैसिव कैंडिडेट, जो कि सही। एक्टिवली काम करते हैं और उनको जॉब सर्च करती है। क्योंकि देखें, हुँ, इस वक़्त आप देखें कि रिक्रूटर्स के पास जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अच्छे कैंडिडेट कम हैं। एक्चुअली हम जब उनको अपना सर्च इंजन में लाते हैं, तो हम उनकी हेल्प कर रहे होते हैं।
क्योंकि हुँ, उनके भी इंटरेस्ट होते हैं उस जॉब के अंदर जो वो प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को अपने। अगर कैंडिडेट खुद उनकी हेल्प कर दे अपनी प्रोफ़ाइल के थ्रू, तो वो उनको बहुत फ़ायदा करता है। अगर आपका प्रोफ़ाइल इस तरह बना हुआ है कि आपके सर्च इंजन का पार्ट बन रहा है, तो उसमें आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं शॉर्टलिस्ट होने के। हुँ, क्योंकि राइट। शॉर्टलिस्ट होना है आपने, देखिए सीवी का जो पर्पज़ है ना, वो जॉब हासिल करना है ही नहीं। सीवी का जो पर्पज़ है, वो खाली इंटरव्यू हासिल करना है। हुँ, दैट्स इट। सीवी इज़ हुँ, नॉट यू हैव टू डिज़ाइन योर सीवी इन ऑर्डर टू गेट द इंटरव्यू कॉल, दैट्स इट। नहीं, सीवी विल नॉट हुँ, गेट यू द जॉब। जॉब हुँ, आपकी देगी दूसरी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ यू आर सेलिंग योरसेल्फ ड्यूरिंग द इंटरव्यू, दैट इज़ अनदर स्किल यू हैव टू लर्न। बट सीवी इज़ नॉट फॉर द जॉब। डोंट राइट एवरीथिंग ऑन द सीवी। हुँ, और यहाँ पे सीवी में भी लोग गलती क्या करते हैं कि जब से पैदा हुए हैं सब कुछ लिख देना उसके अंदर। वो हुँ, 5-5, 6-6 पेज का सीवी बन जाता है। हुँ, तो सीवी की भी ट्रिक है बनाने की। सीवी इज़ लाइक अ मूवी ट्रेलर। हम हुँ, पूरी मूवी नहीं दिखा सकते लोगों को। एक ट्रेलर है जिसमें आपने अपने बेस्ट अचीवमेंट दिखानी है कि आपकी जो बेस्ट शॉट्स ऑफ लाइफ हैं वो आपने लेके आना है ताकि उसको क्यूरियोसिटी तो हो कि आपको बुलाने की, कि आपको डिस्कस तो करे, आप कुछ इंटरेस्ट पॉइंट नज़र आएँ उसको। हम सीवी जो बनाते हैं वो इतना डिटेल बनाते हैं कि वो उसमें वो सब देख लेता है कि यार ये बंदा बहुत कुछ कर चुका है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हुँ, सही, 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 आई गेट द पॉइंट। सो ये एक हुँ, एक प्रोसेस में आपको आना पड़ेगा, जिस प्रोसेस में जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। इट्स नॉट ओनली वन फार्मूला कि आपने खाली सीवी अच्छा बना लिया, इट्स नॉट इनफ। आपने लिंक्डइन पे चले गए, इट्स नॉट इनफ। आपने नेटवर्क में भी काम करना है अपने, अपने लोगों के साथ कनेक्ट करना है। अब लोग गलती क्या करते हैं कि जॉब के लिए कनेक्ट उस वक़्त करते हैं जब वो जॉब अनाउंस करता है। उसमें वो समझ जाता है कि आप उससे क्यों कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वो आपका एग्ज़ैक्टली, इनवाइट एक्सेप्ट भी नहीं करता। आपका एग्ज़ैक्टली। रिलेशनशिप पहले से बना के रखना है लोगों के साथ। आपने हुँ, जब आप किसी से कनेक्शन करते हैं और आपने कह दिया थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, इट्स ग्रेट टू टॉक टू यू। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है कि नाउ यू आर नॉट स्ट्रेंजर फॉर देम। ये हुँ, छोटा-सा फ़र्क है कि आप एक स्ट्रेंजर हैं किसी के साथ, मैं दोस्त बनने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल, देयर आर स्ट्रेंजर, दे आर नॉट स्ट्रेंजर। तो आप अगर उससे कनेक्ट करते हैं और 2 लफ्ज़ बोल देते हैं थैंक यू सो मच, तो यू आर नॉट स्ट्रेंजर फॉर देम। वो आइस नेक्स्ट टाइम ब्रेक हो जब गई जॉब है ना एक अनाउंस दफ़ा होती में। है, आइस ब्रेक हो गई है, हाँ, जब जॉब अनाउंस होती है, तो आपके लिए एक ईज़ी होता है उसके साथ हैंडल करना उस कम्युनिकेशन को। राइट, राइट, एग्ज़ैक्टली इसी तरह से मैं भी जो भी लोग जॉब सर्च करने की बात करते हैं ना, अच्छा एक तो ये कि हम लोग 2 चीज़ें हैं, एक तो जब जॉब सर्च उस वक़्त कर रहे होते हैं जब बहुत डेस्परेशन में होते हैं और इसी तरह से जब हम पैसों के लिए भी जब परेशान होते हैं, जब बहुत डेस्परेशन में होते हैं, अदरवाइज़ हमें ख़्याल भी नहीं आता है। तो लिंक्डइन के ऊपर भी अभी मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, तो उसको भी जॉब ढूँढ रहा था, वो कह रहा था यार लिंक्डइन में मुझे तो जॉब नहीं मिलती। मैंने कहा यार लिंक्डइन इस चीज़ के लिए नहीं कि आज आपको जॉब चाहिए और आपकी जॉब चली गई है, तो फिर आज आपको मैजिकली लिंक्डइन के थ्रू जॉब मिल जाएगी। तो वो तो पूरा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको आपको काम करना पड़ता है। तो लिंक्डइन का आपका बड़ा अच्छा प्रोफाइल है, तो आपने इसको कैसे क्यूरेट किया, कैसे डेवलप किया? लेकिन लिंक्डइन जो है ना, मुझे बड़ा शौक था कि यार मैं मशहूर हो जाऊँ थोड़ा-सा, हर बंदे को अच्छा, होता है। सही, 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 तो मैंने क्या सही। किया शुरू, तो ज़ाहिर है अब लिंक्डइन पे आप शुरू में आते हैं तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। हुँ, वहीं पे लोग डिसाइड कर देते हैं यार रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, वापस चले आते हैं। कुछ हुँ, गलत सेलेक्ट कर लिया हमने। हुँ, क्योंकि वो महीना, 2 महीना, 6 महीना इसमें रिज़ल्ट नहीं आता है। आप कुछ पोस्ट करते हैं, आपको कोई लाइक नहीं मिल रहा है, कोई इंप्रेशन नहीं मिल रहा है, कोई आपको ऑडियंस नहीं मिल रही है, इट हैपेंस, हुँ, इट्स नॉर्मल। हुँ, आपने भी जब हुँ, स्टार्ट किया होगा तो आपने भी वही जर्नी देखी होगी। एग्ज़ैक्टली। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लोग कंटेंट स्टार्ट करते हैं कैसे, वो दूसरों के कंटेंट शेयर करते हैं, इट्स फाइन। आप कोई कोड डालते हैं, अपना कंटेंट शेयर करते हैं, लेकिन जब आपने अपना कंटेंट स्टार्ट किया, आपने मार्केट देखनी है कि आपने ऑडियंस सेलेक्ट करनी है कि मेरी ऑडियंस है कौन इसके अंदर। आपको बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, यू कैन नॉट बी अ, फॉर एवरीवन, हुँ, आप सबके लिए काम नहीं कर सकते। हुँ, You cannot be expert for everything. You have to, but you can expert for only one thing. मैंने अपना एक मार्केट सेलेक्ट की कि मुझे फाइनेंस बिजनेस पार्टनरिंग एफपीए पे काम करना है, विच इज़ द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। क्योंकि टिपिकल अकाउंटिंग इज गोइंग बैक। हुँ, चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, सिस्टम्स आ रहे हैं, तो अकाउंटिंग जो है सारा ऑटोमेट हो जाएगा, तो अकाउंटेंट करेंगे क्या? वहाँ पे एक एक चीज़ आती है कि अकाउंटेंट फिर बिजनेस के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, उनको इंसाइट देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे उनके टारगेट अचीव करने में। तो जब इस कॉन्सेप्ट से आप काम करते हैं तो आप एक देखते हैं कि मार्केट की डिमांड क्या है। डिमांड ये है हुँ, कि बिज़नेस पार्टनरिंग एक बड़ा ऐसी चीज़ बनने वाली है जो कि फ्यूचर है फाइनेंस का। तो मैंने उस पे लिखना शुरू किया फिर, क्योंकि उसकी ऑडियंस मिलती है आपको। जो आप फ्यूचर देखिए, जब भी आप प्रेज़ेंट या पास्ट की बात करते हैं ना, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। जब आप फ्यूचर की बात करते हैं, पीपल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट, क्या होने वाला है? टेक्नोलॉजी में क्या होने वाला है? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी ना फाइनेंस को टेक ओवर कर रही हैं? तो वो जब मैंने स्टार्ट किया इस पे काम करना, तो उस पे मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आए। फिर मैंने कोलैबोरेशन करना शुरू की लोगों के साथ। मैंने कुछ पोस्ट साथ की लोगों के, कि मैंने देखा कुछ लोग भी नए हैं, मैं भी नया हूँ, तो व्हाई नॉट वी कैन वर्क टुगेदर। उसके पास हो सकता है कि 10,000 फॉलोअर्स हों, मेरे पास 10,000 हों, तो मिलके 20,000 बन गए। हुँ।
फिर हमने और थोड़ा-सा फॉलोअर्स बढ़े तो मेरे 20,000 मैंने मैंने ऐसे बंदे से कोलैबोरेट कर ली जिसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं। तो हुँ, हमने एक पोस्ट मिलके कर ली। तो जब हमने दोनों ने पोस्ट किया, तो हम दोनों की पिक्चर मार्केट में चली गई। तो हुँ, 1 लाख प्लस 20,000 1,20,000 तो ये हो गए। फिर लोग हुँ, शेयर करते हैं उसको नेटवर्क में, तो एक एक नेटवर्क बनता है पूरा। तो हुँ, उस स्ट्रेटजी के साथ हमारा बनना शुरू किया ये पूरा नेटवर्क। फिर साथ-साथ मैंने एक फ्री कोचिंग ऑफ़र करनी शुरू कर दी लोगों को। अच्छा, तो मैंने अपना एक फ्लायर बनाया कि यार आई एम अवेलेबल फॉर कोचिंग, आई हैव दिस एक्सपीरियंस। मैंने छोटी-सी वीडियो बनाई अपनी और लिंक्डइन पे फ्लैश कर दी। उसमें मेरे साथ कुछ लोग, पहला बंदा आया, उसने मुझसे बात की, उसको मज़ा आया तो उसने मुझे अच्छे टेस्टिमोनियल दिए। टेस्टिमोनियल मैंने शेयर कर दिया तो उससे और लोग आना शुरू हुए। फिर उसने भी टेस्टिमोनियल दिए तो उन लोगों ने फिर मुझे रेफ़र करना शुरू कर दिया। दे हैव बिकम माय माय एम्बेसडर। तो हुँ, उसमें 2 से 4, 4 से 5, 8 से 10, तो इस तरह बनते-बनते फिर मैं थोड़ा सीरियस हो गया इसके अंदर काम करने में, मुझे मज़ा आने लगा। क्योंकि लोगों के साथ आप बात करते हैं तो आप उनको सिखाने के साथ सीखते ही बहुत हैं। एक एग्ज़ैक्टली, बंदा मेरे कनाडा से जॉइन कर रहा है, एक सिंगापुर से जॉइन कर रहा है, एक इंडिया से जॉइन कर रहा है, पाकिस्तान, सऊदी, दुबई, तो मेरे पास कम से कम 10-15 कंट्रीज़ हैं, जहाँ से लोग जॉइन करते हैं मेरी कोचिंग के अंदर। हुँ, तो जब वो हुँ, जॉइन करते हैं तो वो अपनी स्टोरी बताते हैं। फिर मैं रिलेट हुँ, करता हूँ यार स्टोरी पाकिस्तान में कैसे होती है, कनाडा में कैसे होती है, तो मेरे पास कंटेंट क्रिएट होता है। आप मुझसे बात कर रहे हैं तो उससे कंटेंट जनरेट हो रहा था, वो कंटेंट मुझे हेल्प करता है फ्यूचर कंटेंट क्रिएट करने में कि यार प्रॉब्लम्स क्या है मार्केट के। ऐसे ही है। तो फिर मैं उसको गैदर करता हूँ तो मैं कॉमन इश्यू निकालता हूँ। वो जो कॉमन इश्यू निकलते हैं वो कॉमन इश्यू मैं हाइलाइट करता हूँ अपनी पोस्ट के अंदर, व्हिच इज़ हुँ, रेलेवेंट फॉर द ऑडियंस। तो वो हुँ, एक सिस्टम बनाया मैंने आहिस्ता-आहिस्ता, उसके अंदर क्या हुआ कि मुझे बड़ी एक तो ये कि एनकरेजमेंट मिली, बड़ी मोटिवेशन मिली लोगों से, बड़े अच्छे कमेंट आने शुरू किए, आपने जो काम करना शुरू किया है वो बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो मैंने 1 हुँ, साल में, ये समझिए 1.5 साल में तकरीबन 200 लोगों से के साथ कोचिंग की मैंने, 30 मिनट्स वॉव! की कोचिंग होती थी। तो 200 पीपल के साथ मैंने कोचिंग की, उनके साथ डिफरेंट कंट्रीज़ में। और अब मैं प्रॉपर अपना एक प्लेटफ़ॉर्म बना रहा हूँ, जिसमें मैंने एक अपना एस्टेब्लिश कर रहा हूँ फाइनेंस बिज़नेस पार्टनरिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक़्त लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि आई एम नॉट गोइंग फॉर सेलिंग माइंडसेट, आई एम गोइंग फॉर गिविंग माइंडसेट। हुँ, क्योंकि जब आप गिविंग माइंडसेट से जाते हैं तो पीपल बाय योर आइडिया। तो मेरा प्लान है कि आगे कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट किया जाए जो कि अफोर्डेबल भी हो और लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करे। राइट, तो आप कोर्स क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं। मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था तो उसके अंदर ऑलरेडी कोर्सेज़ जो हैं, वो किस तरह के हैं? या अभी आपने अपलोड नहीं किए? हालाँकि उस पे तो नज़र आ रहा था कि कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। ये वो कोर्सेज़ अभी वो ऑनलाइन नहीं है। मैंने एक अपना कोर्सेज़ डिज़ाइन डिज़ाइन अभी चल रहा है मेरा, इन प्रोसेस है, तकरीबन 80% कोर्स डिज़ाइन हो गया है। अब वो अच्छा। मैं लॉन्च करने वाला हूँ। लेकिन वो कोर्स अभी वो है जो कि 1 टू 1 सेशन होता है। वो अच्छा, अच्छा। ऑनलाइन ओके, नहीं है, ओके। वो ऑनलाइन नहीं है। तो वो ओके, ओके। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ऑनलाइन आपकी अफोर्डेबिलिटी क्रिएट करते हैं। लेकिन जब आप 1 टू 1 टाइम देते हैं वो आपके लिए अफोर्डेबल नहीं होते। वो स्केलेबल भी नहीं है। वो वो चीज़ स्केलेबल भी नहीं है। स्केलेबल भी नहीं है। तो अच्छा, जिसकी वजह से मैंने मैंने डिसाइड किया। हाँ, अच्छा, कोर्सेज़ का तो मुझे भी बहुत है कि ये इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपको लग रहा है कि बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, लेकिन वो सामने वाले के लिए बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकती है, तो यू आर अंडरमाइनिंग योरसेल्फ कि आपके पास जो नॉलेज है वो शायद ना हो इतनी अच्छी हो। मैं सबको बोलता हूँ कि आप अगर 40 इयर्स पे पहुँच गए हैं, तो आप आपके पास इतनी नॉलेज है कि ये कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आपके पास क्या-क्या चीज़ें हैं बताने के लिए। लेकिन वो एक पैकेज में लेके आना पड़ती है, वो ऐसे नहीं हो सकता कि आप बस रैंडमली बोलना शुरू कर दें। तो कोर्सेज़ के लिए मुझे पूछना है आपसे कि आप किस तरह से उसको मतलब क्यूरेट कर रहे हैं? क्या आपका थॉट प्रोसेस है? किस 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 तरह के कोर्सेज़ होंगे? और ठीक है, मोनेटाइज़ेशन तो उसकी एक बात की चीज़ है, लेकिन जो ओवरऑल प्रोसेस है, वो किस तरह का है कोर्सेज़ का? क्योंकि मैंने एक देखिए एक पहले तो एक और आइडिया। चीज़ मैं ऐड कर दूँ इसके अंदर कि मैंने अभी एक और पॉडकास्ट की थी, वो नॉर्वे में होते हैं, नुमान। तो उनको मैंने एक आइडिया दिया था और मैं खुद भी उसी वक़्त पॉडकास्ट में मुझे ख़्याल आया था। वो कह रहा था कि यार, मुझे लगता है कि जब मैं कोर्स क्रिएट करूँ, मुझे वन ऑन वन कोर्स जो होता है, मुझे वो ज़्यादा मुझे लगता है कि वैल्यू क्रिएट कर रहा है। मैंने कहा यार, वो वैल्यू तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन अभी हमने जैसे बोला कि वो स्केलेबल नहीं है। तो उसके लिए जो मुझे समझ में आता है, वो एक हाइब्रिड सिस्टम भी हो सकता है कि आप लेट्स से 2 हफ्ते का आप कोर्स आप वैसे कर लें ऑनलाइन, एंड देन एक दिन आप जो है, जो क्रिएटर है उसके साथ बात कर लें, वन ऑन वन कर लें या ग्रुप के अंदर कर लें। तो वो एक मेथोडोलॉजी भी हो सकती है। तो आपका क्या सेटअप है? किस तरह से करते हैं कोर्स डिज़ाइन? देखिए कोर्स डिज़ाइन का जो आइडिया आया था ना, वो मेरा लिंक है कोचिंग के साथ, क्योंकि कोचिंग करते-करते मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मार्केट में डिमांड क्या है इस वक़्त, लोग ओके। लोग क्या सीखना चाहते हैं। उस कोचिंग के बगैर मैं एक कोर्स डिज़ाइन नहीं कर सकता था, हुँ, हुँ। क्योंकि वहाँ से मुझे कॉमन इश्यू मिले कि लोगों के साथ देखें, इश्यू जो है ना, आप यूनिलीवर में काम कर रहे हो, आप पीएनजी में काम कर रहे हो या छोटी कंपनी में काम कर रहे हो, प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सेम ही है। हुँ, हर बंदा स्ट्रगल कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, आई टेक्नोलॉजी के अंदर, प्रोसेस डिज़ाइनिंग के अंदर, क्योंकि चीज़ें इतनी रैपिडली आ रही हैं कि आप उसको कैच अप ही नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, ठीक है? तो टेक्निकल स्किल्स को कैच अप करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब आप माइंडसेट पे काम करते हैं ना,
तो टेक्निकल स्किल्स को कैचअप करना आसान हो जाता है क्योंकि आपका माइंडसेट ही बदल जाता है। आप डिफरेंट माइंडसेट से काम करते हैं। तो मेरा जो कोर्स डिज़ाइन हो रहा है वो किसी टेक्निकल स्किल्स पे नहीं है। आई एम नॉट टीचिंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। आई एम वर्किंग ऑन माइंडसेट कि अगर आप ओके। एज़ अ फाइनेंस प्रोफेशनल मार्केट में आते हैं तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, किसी भी कंपनी के साथ काम करने में। वो माइंडसेट आपको हेल्प करता है एज़ ए एम्प्लॉयर माइंडसेट्स काम करने में। देयर आर 2 माइंडसेट। एक एम्प्लॉयी माइंडसेट होता है जो कि 9 टू 5 काम करता है जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर। एक होता है एम्प्लॉयर माइंडसेट। अगर आप एम्प्लॉयी माइंडसेट पे काम करेंगे, आपकी लाइफ जो है ना जॉब की बड़ी छोटी हो जाती है क्योंकि उसका एंड बड़ी जल्दी हो जाएगा, आप एक्सपोज़ हो जाते हैं। लेकिन हुँ। अगर आप एम्प्लॉयर माइंडसेट काम करते हैं तो आप जा रहे हैं एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर उस कंपनी के साथ। फिर आपके पास कोई बाउंड्री नहीं होती काम करने की। अगर आप फाइनेंस में काम कर रहे हैं तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं ईज़िली अगर आपको माइंडसेट है। तो जो कोर्स मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ बिज़नेस पार्टनरिंग का, वो उसका थीम ही यही है कि आपने माइंडसेट पे काम करना है कि लोगों के साथ कैसे काम करना है। उसके साथ बिज़नेस पार्टनरिंग है, फिर आपका बिज़नेस एक्यूमेन है, बिज़नेस मॉडल्स कैसे होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने डेली रूटीन के अंदर। तो नेटवर्किंग की क्या पावर है, लिंक्डइन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है? क्योंकि पर्सनल ओके। ब्रांडिंग इज़ नॉट अबाउट लिंक्डइन ओनली, पर्सनल हुँ, ब्रांडिंग इज़ अबाउट योर समथिंग पर्सनल। हुँ, ये आपके रिलेटिव के साथ भी हो सकती है, ये आपके ऑफ़िस के साथ भी हो सकती है, या आपके रिश्तेदारों के साथ भी हो सकती है, दोस्तों के साथ भी हो सकती है। यू शुड बी नोन फॉर समथिंग, राइट? हुँ। अगर आप बिल्कुल। अपनी फैमिली में बैठे हैं, तो आपने नोट किया होगा फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ लोग चिपक जाते हैं जाके। हुँ, ये उनको नहीं मैग्नेट पता बन कि जाता दे हूँ। हैव गुड हुँ, इन पर्सनल ब्रांडिंग। उनको वो टर्म नहीं पता, हुँ, लेकिन एक्चुअली दे आर सेलिंग देयर पर्सनल ब्रांडिंग। आप किसी शादी में जाते हैं तो लोग एक बंदे के पास आके बैठ जाते हैं अचानक से, और उनको बड़ा मज़ा आता है वहाँ बैठने में। तो वो दिस इज़ एक्चुअली कैचिंग। तो मैं वो जो कोर्स है उसका थीम टेक्निकल नहीं है, इट्स अबाउट सॉफ्ट स्किल्स एंड ह्यूमन स्किल्स एंड माइंडसेट। अगर आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है बराका का। बराका के थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में सीमलेसली इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वरीज़, विदाउट एनी हेसल। बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद भी बराका के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ यूएस के स्टॉक्स के अंदर। भले वो स्टॉक्स हों लाइक अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर आपके पास ईटीएफ हों जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छा इंटरफेस है ऐप का। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है। डू ट्राई दिस आउट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। राइट, ओके। अच्छा, मुझे इसमें 2 चीज़ें ख़्याल आ रहे थे जब आपने ये सब कुछ कहा कि एक तो ये कि आपकी मुझे भी पता है, मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो ये काम काफ़ी एक्सटेंसिव होता है और टाइम इंटेंसिव होता है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है और नॉर्मल जो डे टू डे जॉब्स होती हैं, फैमिली होती है, सब कुछ होता है, तो उसके अंदर काफ़ी मुश्किल होता है इसको एडजस्ट करना। और दूसरा ये कि एक तो ये कि आप कैसे कर रहे हैं, और दूसरा ये कि जो आपका एम्प्लॉयर है इस वक़्त, उनको उससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा इस चीज़ के अंदर? जैसे आप लिंक्डइन पे वोकल हैं, क्योंकि मैं भी लिंक्डइन पे वोकल हूँ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लेकिन मेरा तो जो भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मेरा तो बिल्कुल एक डिफरेंट डोमेन है। आपकी तो डोमेन ऑलमोस्ट एक एक तरह से ओवरलैप कर रही है। तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा उसके अंदर? देखिए, पहले सवाल का आपको जवाब दूँ कि मैं टाइम कैसे मैनेज करता हूँ। हुँ, जब मैंने कहा, देखिए सबसे पहले है ना, मैंने जब भी कोई काम शुरू किया है, मेरा पहला कस्टमर मेरी फैमिली होती है। ओके। इफ़ दे कैन बाय समथिंग, आई कैन सेल टू एनीवन। हुँ, हुँ। क्योंकि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो आई एम बाइंग देयर टाइम। ठीक है? उसमें इश्यू ये है कि मैंने जो भी कुछ अपना एक क्रिएट किया विज़न कि मुझे करना क्या है इस वक़्त, वो पूरा आइडिया मैंने फैमिली को सेल किया पहले। कि यार मेरा ये प्लान है, मैंने अपने बच्चों को, मेरी वाइफ़ को, मैंने एक-एक चीज़ पता है कि मेरी वीडियो जब मैं शेयर करता हूँ तो दे वॉच इट बिफोर आई लॉन्च इट। वो बाज़ दफ़ा गलतियाँ निकालते हैं उसके अंदर, आपने ये एक्सेंट सही नहीं बोला है, या आपकी वीडियो में लाइट सही नहीं आ रही है, या आपने जो भी चीज़ें हैं। तो द सिस्टम इज़ इंटीग्रेटेड। तो मैं आइसोलेशन में काम नहीं करता, फैमिली इज़ विद मी। तो मैंने पूरा आइडिया फैमिली को सेल किया और दिखाया कि मेरा फ्यूचर प्लान क्या है। जब वो आइडिया बाय कर लेता है ना, देन दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू। हुँ। वो एक एक ट्रिक थी जो मैंने, ट्रिक ना कहें इसको, नेगेटिव हो जाएगा, मेरी फैमिली सुन रही होगी। तो तो वो एक 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 टर्निंग पॉइंट था मेरे साथ जिसकी वज़ह से मुझे ये आज़ादी मिली है काम करने की। तो मेरा टाइम क्या होता है, मैंने टाइम कैसे बाउंड किया कि मेरी फैमिली वीकेंड पे देर से उठती है, मैं जल्दी उठ जाता हूँ सुबह। तो मैं सुबह के 2 घंटे अपनी कोचिंग में निकालता हूँ। मेरी फैमिली 10 बजे सो जाती है रात को, स्कूल होते हैं, तो मैं 10 से 12 अपना काम करता हूँ। तो मैं भी उस चीज़ का ख़्याल करता हूँ कि मैं उस स्लॉट में ना घुसूँ जहाँ मेरी फैमिली एक्टिव होती है। तो वो एक चीज़ तो ये है कि मैंने टाइम को इस तरह मैनेज किया था। अब क्योंकि पैशन है, सब चीज़ें हैं, तो आप टाइम डज़न्ट मैटर। मैं रात में 1 बजे भी सोता हूँ, 2 बजे भी सोता हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी है सुबह ऑफ़िस जाने की, तो मैं जाता भी हूँ। तो
बिकॉज़ आई वांट टू अचीव समथिंग एज़ पर माय पैशन बिकॉज़ देयर प्रोफेशन एंड पैशन कैन नॉट बी द सेम। ख़ास हुँ, तौर पे हमारा जो प्रोफेशन है ना, इसमें पैशन, प्रोफेशन सेम नहीं होते। आप बिल्कुल, एक्सीडेंटली अपने प्रोफेशन में आ जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपका पैशन भी हो। एग्ज़ैक्टली। और पैशन डिस्कवर होने में बाज़ दफ़ा 25 साल में पैशन डिस्कवर होता है, बाज़ दफ़ा 50 साल में होता है, वो केएफसी का बाबा तो 60 प्लस 60 में भी ईयर्स होता के है। अंदर उसको पता चला है। तो हाँ, मेरा पैशन डिस्कवर हुआ 40 इयर्स की एज के अंदर, तो व्हाई नॉट आई कैन गो विद दिस। हाँ, कंटिन्यू करें, सही बात है। कंटिन्यू करूँ, जितनी भी लाइफ़ है मैं क्यों ना उसको एक एन्जॉयबल अपना टाइम बनाऊँ और उसको एन्जॉय और करूँ। मैं बॉलीवुड की फ़िल्में देखता नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन शाहरुख खान की मैं कोट्स पढ़ता हूँ और कभी-कभी सामने आ जाते हैं, तो वो हमेशा इसी को बोलता है कि अगर आपको कुछ करना नहीं है नॉर्मल अपनी लाइफ़ के अंदर, नॉर्मल लाइफ़ चल रही है तो चलती रहेगी, लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो फिर आपको आराम फिर हराम हो जाता है, फिर आराम-आराम हो मुश्किल जाता होता है। है। नहीं, 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 फिर वो काम आप नहीं एग्ज़ैक्टली। कर सकते, वो फैमिली लाइफ़ और ये सारी चीज़ें, वो चीज़ें थोड़ी-सी आपको फैमिली को ऑन बोर्ड करना पड़ता है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक मुझे बहरोज़ मेरे साथ होते हैं, वो हम लोग यूट्यूब पे काम कर रहे होते हैं एक साथ, एक-दूसरे के साथ। उसने बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे एक इंसिडेंट बताया था कि जब वो शुरू-शुरू में यूट्यूब कर रहा था तो उसकी वाइफ़ बिल्कुल उसको कह रही थी, "कर क्या रहे हो तुम? मतलब क्या ये चल क्या रहा है?" फिर उसने हल्के-हल्के करके वो स्लो पॉइज़निंग की और एक चैनल ऐसा बनाया, उर्दू चैनल, जिसके अंदर उसको अपनी अपनी वाइफ़ को भी लेकर आ गया और उस वक़्त तक वाह! थोड़ी-सी मोनेटाइज़ेशन उसकी आ गई थी। क्योंकि उसकी वाइफ़ ओल्ड स्कूल की थी, वो कह रही थी कि यार वो बैंकिंग इंडस्ट्री से उसके फादर ने किया था और उसकी वाइफ़ भी जॉब कर रही थी। खुद भी वो अच्छी जॉब कर रहा था। पीएनजी में बाय द वे एक्स सीएफओ था वो पाकिस्तान का। तो लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ है, जो कंटेंट क्रिएशन है ये बिल्कुल नई चीज़ है। तो लेकिन अब मैं देखता हूँ कि वो उसकी वाइफ़ भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है, उसके साथ भी, उसके चैनल के ऊपर भी। मतलब ये सारी चीज़ें जब आप उस फैमिली को ऑन बोर्ड कर लेते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। बहुत आसान होती है। ये इसके बगैर होगा नहीं, पता है वली इसके बगैर होगा नहीं, वरना आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। जॉब का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, फैमिली नीड आपको पूरी करनी है। अगर आप आपको वहाँ से रिलीज़ मिलेगा ही नहीं, यू कैन हाँ, नॉट वर्क ऑन योरसेल्फ। तो राइट। ये बड़ा ज़बरदस्त काम है, अगर कोई कर सकता है, तो इसमें आपको बड़ा रूम मिल जाता है काम करने का। हुँ। अच्छा, दूसरा आपने ये कंपनी के साथ आपने किस तरह से उसको डील किया हुआ है? अच्छा, कंपनी के साथ जब मैंने डील किया तो मेरी हायरिंग मेरी प्रोफ़ाइल पहले से लिंक्डइन पे था जब मुझे उन्होंने हायर किया था। अच्छा, उन्होंने मेरा प्रोफ़ाइल देख के मुझे हायर किया था। अच्छा, ओके, तो ओके, ओके। आई वाज़ क्रिएटर एट दैट टाइम, तो मेरे बॉस ने मेरा कंटेंट देख के ही मुझे ऑफ़र की थी, यार मुझे तुम्हारा प्रोफ़ाइल अच्छा लगता है, व्हाई नॉट यू कैन जॉइन अस। अच्छा, 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 तो अच्छा। जॉइनिंग के पहले दिन ही मैंने बात कर ली थी, यार मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। उसने साफ-साफ कहा, नहीं तुम्हारा शौक है, अब किसी को फुटबॉल का शौक है, किसी को क्रिकेट का शौक है, हाँ, बिल्कुल, व्हाई शुड आई स्टॉप हिम? वेरी तो गुड। वो एक अच्छी चीज़ है मेरी कंपनी में कि मेरी कंपनी बॉदर नहीं करती है, बल्कि मेरा सीएफओ भी कहता है कंपनी में तुम ट्रेनिंग कराया करो। तो अच्छा, वो चीज़ें बड़ी अलाइन्ड है उनके साथ, तो तो ये तो मुझे बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़बरदस्त काम है जिसकी वज़ह से मैं काफ़ी खुल के काम करता हूँ। अच्छा, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये मतलब आपकी अपनी प्रोफ़ाइल के थ्रू ही ये जॉब मिली आपको? अगर ये प्रोफ़ाइल शायद मुझे नहीं होती तो लास्ट श देखिए लास्ट मैंने 2 जॉब ऐसी की हैं जिसमें मैंने अप्लाई नहीं किया था। हुँ, हुँ, बिकॉज़ हुँ। सिंस यू बिकम समबडी इन लिंक्डइन यू बिकम पैसिव कैंडिडेट। हुँ, हुँ, तो पैसिव कैंडिडेट की जो मैंने शुरू में कहा था उसके बड़े फ़ायदे हैं। फ़ायदे हुँ, ये कि जॉब आपको सर्च करने लगती है आहिस्ता-आहिस्ता, आप उस सर्च इंजन का पार्ट बन जाते हैं। अगर हुँ, आप एक्टिवली काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लिंक्डइन ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे टू वे ट्रैफ़िक है। हुँ, अगर आप साइलेंट हैं, लिंक्डइन भी आपके लिए साइलेंट है। राइट। और अगर आप लिंक्डइन से रोज़ाना कम्युनिकेट करते हैं, लिंक्डइन भी आपको सपोर्ट करता है। क्योंकि हुँ, लिंक्डइन इज़ समथिंग डूइंग फॉर देयर इंटरेस्ट। हुँ, आई एम डूइंग फॉर माय इंटरेस्ट, दैट इंटरेस्ट शुड बी इंटीग्रेटेड। राइट, राइट, सो वो जब बिल्कुल। इंटीग्रेट करता है, तो वो फ्लाई करता है फिर। जिस हुँ। दिन आप नोटिस करें, आप 1 हफ्ता लिंक्डइन पे काम करना बंद कर दें, लिंक्डइन आपको पहचानना बंद कर देगा। हाँ, ऐसी और सारे सोशल मीडिया का ऐसे ही है। सब ऐसे ही है। तो आप कंटिन्यूअसली एंगेजमेंट चाहिए उसके अंदर आपको। इट्स सो डिफिकल्ट, बिलीव मी, कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट ईज़ी। इट वाज़ हुँ, मैं जब आया था, मुझे समझ नहीं आया था कंटेंट क्रिएट क्या करूँ? हुँ। क्योंकि सब सब कुछ सब लोगों को पता है। हाँ, ये माइंडसेट बिल्कुल। होता है ना, कि बिल्कुल, मैं अगर बिल्कुल। लिखता हूँ फाइनेंस के बारे में, हर बंदा क्वालिफाइड है। लेकिन हाँ। बाद में अंदाज़ा हुआ कि इट डज़न्ट मैटर, हुँ, कि आपको कंटेंट क्रिएशन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आपकी ऑडियंस वही बन सकती है जो आपका कंटेंट पहुँचता है उसके पास, और ये सिलेक्शन एग्ज़ैक्टली। करता है लिंक्डइन। हुँ। अच्छा, इसमें मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं खुद भी इसी तरह से समझता था, लेकिन मुझे किसी एक मैंने वीडियो में देखा कि एक बंदे ने कहा कि यार देखो, जब एप्पल का आईफ़ोन आता है ना, तो उसकी वीडियो की रिव्यू आएगा, एमकेबीएचडी की तरफ से भी आएगा, उसका मिस्टर हू इज़ द बॉस की तरफ से भी आएगा, जितने भी बड़े-बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनकी तरफ से उसका रिव्यू आएगा और फिर उसका रिव्यू ऐसे लोगों की तरफ से भी आएगा, जो बिल्कुल छोटे क्रिएटर्स हैं और ऐसे हज़ारों क्रिएटर्स आपको मिलेंगे, जो आईफ़ोन का रिव्यू दे रहे हैं और एक ही प्रोडक्ट है। आपको भी पता है कि नया आईफ़ोन आएगा तो क्या होगा, लेकिन आप देख रहे हैं फिर भी, उनमें व्यूज़ भी जा रहे हैं।
तो एक ही चीज़ है, सब कुछ वही है, लेकिन एक का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, दूसरा का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। अगर सेम पर्सपेक्टिव भी हो जाए तो 2 डिफरेंट लोग बात कर रहे हैं। तो आपको उसमें अगर किसी को इंटरेस्ट बन जाता है, तो फिर वो फिर आपका कंटेंट चलेगा। इसमें मैंने कोई शक नहीं है। मैंने एक चीज़ और सीखी लिंक्डइन पे, जो कि बड़ी काम की चीज़ है। लोग इसको ना, इसकी पावर का अंदाज़ा नहीं करते कि अगर कोई बंदा आपकी पोस्ट को लाइक नहीं कर रहा है हुँ। या कमेंट नहीं कर रहा है, इट डज़न्ट मीन ही इज़ नॉट वाचिंग यू, ही इज़ नॉट यस, फॉलोइंग यू, इट डज़न्ट यस। मीन। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो मेरे पास नेटवर्क में भी नहीं है, कोचिंग के अंदर, मेरे हुँ, फॉलोअर भी नहीं है, लेकिन दे आर वाचिंग मी। हुँ, हुँ, जब वो मेरे साथ मीटिंग के अंदर आते हैं, तब वो मेरी तारीफ़ों के पुल बाँधते हैं कि यार आपने ये पोस्ट की थी, मैंने वो भी देखी है, आपने आपने तो हुँ। इतना काम कर रहे हैं, मुझे बड़ा आपने फ़ायदा लाइक होता नहीं है किया, आपकी। आपने बोला नहीं कि लाइक कर देते यार। तो तो ये एक माइंडसेट है। अगर लोग डिमोटिवेशन इसी वजह से होते हैं कि उनको लाइक नहीं मिल रही होती है। हाँ, वहाँ से वो अपना फिर वापसी इख्तियार कर लेते हैं। इट डज़न्ट मैटर, आप बिल्कुल सही कंटिन्यू कह रहे हैं करें आप। और रिज़ल्ट उसके आते हैं। बिल्कुल सही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट नहीं करते, लेकिन जब आप मिलते हैं उनसे तो फिर बताते हैं कि यार हमने ये वीडियो देखी, इस तरह से देखी, ये बिल्कुल, इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो बिल्कुल ऐसा होता है, मेरे ऐसे एक ही है। दोस्त है, बड़े करीबी दोस्त, और जिसने मेरी आज तक कोई पोस्ट लाइक नहीं की। हुँ। लेकिन जब फ़ोन पे बात करता हूँ, उसने कहता है मैंने तेरी सारी पोस्ट पढ़ी है। हाँ, ऐसे ही है। बहुत सारे लोग आउट ऑफ जस्ट उनको लगता नहीं है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, वो बस पढ़ के आगे चले जाते हैं। बढ़ के आगे चले इसीलिए वो जाते हैं। यूट्यूब पे बोलते हैं ना कि आप बोला करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तो वो एक एक रीज़न है कि वो उसको कहते वो हैं। आपको माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं एक्चुअली। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो आपने जब ये जो अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी, उस टाइम पर आपने सोचा था कि ये इसी डोमेन में करना है, या आपको पता नहीं था कि इस पे करना है या किसी और चीज़ पे करना है? नहीं, मैंने टारगेट किया था। टारगेट किया था आपने? मैं डे 1 से क्लियर था कि मुझे करना क्या है। ओके। क्योंकि वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। हुँ, क्योंकि मेरे पास कोई हुनर नहीं है फाइनेंस के अलावा। हमें कोई और हुँ, बात करनी नहीं आती। मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो मेरे पास एक ही एरिया था जहाँ मैं खुल के बात कर सकता हूँ और लोगों के कमेंट को हैंडल कर सकता हूँ, नेगेटिव और हुँ, पॉजिटिव। क्योंकि हुँ, सबसे बड़ा काम है कि उन कमेंट्स को हैंडल करना। अगर कोई बुरा कमेंट आ गया ना, लोग वहाँ डिमोटिवेट होके वापस चले जाते हैं। आपको आते तो थे, मतलब नेगेटिव कमेंट आपको तो नहीं आते होंगे? नहीं, नहीं, जित क्योंकि सोशल मीडिया में बड़ा केयरफुल रहता हूँ। मैं हाँ, ऐसा कंटेंट क्रिएट करता हूँ व्हिच इज़ एक्सेप्टेबल फॉर कॉमनली हाँ, इन द पीपल, कि आप ऐसा कंटेंट क्रिएट ही ना करें जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करे। मैं ऐसा हुँ, कंटेंट क्रिएट ही नहीं करता और मेरा फ़ोकस ये रहता है कि जो कि एक्सेप्टेबल हो सबके लिए। एक राइट। कॉमन कंटेंट होता है जो कि वैल्यू क्रिएट करे। मैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इस पे मैं कहता हूँ कि नेगेटिविटी मैं भी बिल्कुल हटा देता हूँ अपनी लाइफ़ से, बिल्कुल हटाई हुई है नेगेटिविटी। ना मैं स्पोर्ट्स देखता हूँ, ना मैं पॉलिटिक्स देखता हूँ, मैं कुछ भी बिल्कुल, इस तरह का काम करता ही नहीं हूँ। स्पोर्ट खेलना हो तो आप ख खेल सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से देखने में तो वो टाइम ज़ाया होता है। तो ये काम आप नहीं करेंगे, आपके पास टाइम फिर जितना हम लोग काम कर रहे हैं उसमें तो टाइम बचता ही नहीं है फिर बाकी किसी काम का जो बिल्कुल। भी करना हो। क्योंकि देखिए, अगर तो आप अपनी पोस्ट को डाइवर्ट करेंगे ना, तो हुँ, लिंक्डइन कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि शेयर आपको मुझे भेजना कहाँ पे है इस कंटेंट को। हाँ, 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 तो हाँ, आपको ये बड़ा फ़ोकस रखना है कि मैं पॉलिटिकल बात ना करूँ। हाँ, जिस दिन आप पॉलिटिकल एग्ज़ैक्टली। बात करेंगे ना, बिलीव मी, आपका फाइनेंस कंटेंट डिलीट हो जाएगा वहाँ से। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपको लिंक्डइन स्विच कर देगा किसी और डोमेन के अंदर। तो आपको बड़ा बिल्कुल। केयरफुल होना पड़ता है, आप जो कमेंट कर रहे हैं, वो क्या कमेंट कर रहे हैं, वो लिंक्डइन ऐसे ही आपको डिस्क्राइब भी ऐसे ही करता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मैं उस पे अगर आऊँ, पहले बल्कि इससे उस पे जाने से पहले नेक्स्ट पोर्शन पे जाने से पहले आप अपना थोड़ा-सा कोर्स के बारे में बताइए, कब तक आप लॉन्च करेंगे? क्योंकि मुझे भी इंटरेस्ट है कि मैं इस तरह के थॉट प्रोसेस के अंदर जो आपका वर्क फ्लो है वो देखूँ, जब आपका लॉन्च होगा। तो कब तक आइडिया है कि मेरा आपको? प्लान है 2-3 महीने का टाइम है उसके अंदर, अच्छा, क्योंकि एडिटिंग बहुत टाइम लेती है उसके अंदर, क्योंकि तो आप सारा काम खुद कर रहे हैं? मैं खुद ही राइटर हूँ उसका, और खुद ही मैं वीडियो बनाता हूँ, खुद ही उसकी एडिटिंग करता हूँ। तो अच्छा, वो सब काम मैं खुद ही करता हूँ, 3 रोल मैं खुद लेके रखा हूँ, आगे मार्केटिंग भी खुद ही करनी है। क्योंकि अभी ओके। तक कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, तो मैं भी उस पोज़ीशन में नहीं हूँ कि उस पे मज़ीद मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। तो मुझे खुद मज़ा आता है कंटेंट क्रिएशन में। एक हुँ, एक पैशन है, एक एक बिलीव मी, कंटेंट क्रिएशन एक नशा है। जब उसमें आ जाते हैं ना, हाँ, आप भी इस काम में हैं, मैं भी इस काम में हूँ, तो वो एक ऐसा चीज़ है जो आपको टाइम पता ही नहीं लगता कहाँ चला जाता है जब आप बिल्कुल, काम शुरू करते हैं। बिल्कुल अब ऐसे ही देखिए, है, अभी भी हम बैठे बिल्कुल हैं इस ऐसे ही है। वक़्त सऊदी अरब में क्या टाइम अभी है, हम आप क्या टाइम बैठे हैं? यहाँ 12:30 बज रहे हैं रात के, और अभी 40 मिनट की हुई है और मुझे लग नहीं रहा कि अभी ये बंद होगी, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस पूरी कन्वर्सेशन के अंदर, और मुझे लग रहा है कि ये लोगों को भी वैल्यू क्रिएट करेगी ये पॉडकास्ट। आई होप, आई होप। हाँ, अच्छा, अब मैं इस पे एक चीज़ और पूछना चाह रहा था आपसे कि आप क्योंकि हैं तो फाइनेंस प्रोफेशनल, लेकिन मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं बाय द वे जब भी बाहर मिलते हैं ना मुझे कोई, अगर किसी को मेरा बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड ना पता हो तो मुझसे वो बोलते हैं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्योंकि मैं शायद बात उस तरह से कर रहा होता हूँ, हालांकि मुझे कोई एलबे भी नहीं पता वैसे फाइनेंस की। मैं तो पर्सनल फाइनेंस की बात करता हूँ ना, तो पर्सनल फाइनेंस तो बिल्कुल ही एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल बेसिक चीज़ होती है। ये हुँ, सारी चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे फाइनेंस प्रोफेशनल्स को देखा है जो कि अपनी जो डे टू डे लिविंग है उसके अंदर गलत डिसीजंस ले रहे होते हैं। हालाँकि वो पीछे
चाहे कितनी भी उनकी अच्छी नॉलेज हो फाइनेंस की जो ऑफिस में कर रहे हों, लेकिन वो एक्चुअली प्रैक्टिकली जो अपनी लाइफ के अंदर चीज़ें जा रही होती हैं, उनकी सही नहीं जा रही होती। तो ऐसा आपने देखा है या मुझे गलत एक परसेप्शन है मेरा? नहीं, नहीं, ये एब्सोल्युटली, क्योंकि ना लोगों को ना अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करनी आती कि फाइनेंशियल को यूज़ कैसे करना है। देखो, पैसा कमाना इतना मुश्किल काम नहीं है, इतना पैसे को खर्च करना है या उसको मैनेज करना है। हुँ, क्योंकि पर्सनल फाइनेंसिंग को मैनेज करना इज़ एन आर्ट। मैं आपको हुँ, बताऊँ, मेरे वालिद साहब जब जॉब करते थे, उन्होंने 30 साल एक ही कंपनी में काम किया है। तो उस ज़माने में ज़्यादा इतनी सैलरी भी नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने हमारी शादियाँ कर दी, उसी के अंदर घर बना लिए, अपने आप को सेट भी कर लिया, सब काम वो करते थे। हमें लगता नहीं था कि उस लिमिटेड सैलरी में सारे काम कैसे होते हैं, उनके पास कोई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। हुँ। फिर उन्होंने हमें समझाया कि वो करते कैसे थे। उन्होंने अपनी सैलरी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, 3 हिस्सों में, अच्छा, 33%, 33%, 33%। अच्छा, रूल ऑफ 33। हाँ, जो एक हुँ, 33% है वो उसको अपनी सैलरी से निकाल दिया करते थे। ठीक है, वो अपनी इनकम में शामिल नहीं करते थे उसको। उन्होंने सारी सही है। ज़िंदगी यही किया है। उस हुँ, 30% को वो कहीं न कहीं सेव इन्वेस्ट करते करते थे। थे या री-इन्वेस्ट करते थे। वो हुँ, अपने उस एक्सपेंस में लेके नहीं आते थे, वो अपने एक्सपेंस उस 66% में ही डिफाइन करते थे। हुँ, हुँ, दैट वाज़ अ सक्सेस एट दैट टाइम। उन्होंने हमें मुझे सिखाई ये चीज़ कि हमेशा 30% सेव करो। तो हुँ, मैं कई सालों से ये कर रहा हूँ कि जब भी सैलरी आती है, मैं 30% अलग कर लेता हूँ। मैंने अलग अकाउंट बना लिया बैंक का, वहीं ट्रांसफ़र कर दिया, समझो वो है ही नहीं। हुँ, उसका फ़ायदा क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि फ़िक्स अमाउंट को सेव करते हैं या हुँ, फ़िक्स अमाउंट को खर्च करते हैं। उसके हुँ, नुकसान हैं। हुँ, परसेंटेज में फ़ायदा क्या है कि जब आपका सैलरी इंक्रीज़ होती है तो आपके दोनों पोर्शन बढ़ते हैं। आपके हुँ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी बढ़ती है और आपकी हुँ, सेविंग भी बढ़ती है। हुँ, तो इस पोर्शन को अगर आपने अपने आप को स्टिक कर लिया, आपको कभी फाइनेंशियल इश्यू आएगा ही नहीं। ये एक सिंपल फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ, मैं बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा चीज़ों को। लेकिन आपकी जो भी सैलरी है, अपने एक्सपेंस डिफ़ाइन करें उस 2 हिस्सों के अंदर, तीसरे हिस्से को टच ना करें। हुँ, उस तीसरे हिस्से को या तो री-इन्वेस्ट करें या सेव करें, व्हाटएवर यू वांट, हुँ। लेकिन उसको अपनी इनकम ना कंसीडर करें। बिल्कुल सही है। बल्कि मैं इसमें एक स्टेप और आगे जाता हूँ, मैं कहता हूँ लोगों को कि जो ख़ास तौर पे जो एक्सपैट्स हैं, जो यूएई में रहते हैं या जीसीसी कंट्रीज़ में रहते हैं, जिनको टैक्स नहीं लगता, वो मैं कहता हूँ कि भाई अगर आप यही पैसे कनाडा में कमा रहे होते या यूएस में कमा रहे होते या ऑस्ट्रेलिया में कमा रहे होते, तो यही चीज़ पे आपको टैक्स भी लगता है 30% का, 40% का, 50% का अप टू। तो यही पैसे आपको सेव भी करने हैं, क्योंकि अगर आप इस लाइफ़ को इस तरह से एन्जॉय करते रहेंगे, तो उसका तो फिर कोई सस्टेनेबिलिटी बनती नहीं है कि ये अच्छा इसी तरह से चलता रहेगा। अच्छा, यहाँ थैंक्स टू रोशन डिजिटल अकाउंट व्हिच आई यूज़ अ लॉट बिकॉज़ मेरा 30% वहीं चले जाता है, अच्छा, यू नो सही है। हुँ, क्योंकि वहाँ पे आप उसको री-इन्वेस्ट भी कर सकते हैं डिफरेंट हुँ, सर्टिफ़िकेट के अंदर। तो आप और यूएसडी में रहते हैं पैसे, हुँ, तो आपकी पर्सनल फाइनेंसिंग इस मॉडल के ऊपर जहाँ मैं बैठा हूँ, वो बड़ी हुँ, हेल्दी किस्म की बन सकती है आपकी। अगर हुँ, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी है आपने, तो जस्ट ट्रांसफर टू रोशन अकाउंट एंड हुँ। री-इन्वेस्ट। बिल्कुल। दैट इज़ द बिल्कुल सही बेस्ट है। थिंग यू कैन डू। आपका हाँ। पैसा ऑटोमेटिकली मूवेबल रहेगा। इट विल हुँ, नॉट डिवैल्यूड, इट विल नॉट स्टॉप इंक्रीजिंग, हुँ। इट इज कमिंग इनटू ग्रोथ फेज ऑटोमेटिकली। इट विल बिकम योर पैसिव इनकम। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। मैं फर्दर डाउन मैं फिर स्टॉक्स में भी लोगों को इन्वेस्ट करने को बोलता हूँ कि ये ठीक है, ये एग्जैक्टली। चीज़ आप करते रहें, लेकिन स्टॉक्स में आप करेंगे तो आपको शुरू में कम पैसे करें, फिर हल्के-हल्के करके बढ़ाते रहें ताकि आपको पता चले कि ये स्टॉक्स कैसे चलते हैं। क्योंकि मेरे ख़्याल से स्टॉक्स को हम बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करते हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के अंदर। अभी मैं एक पॉडकास्ट करने वाला हूँ, एक इंडियन हैं यहाँ पर। उनका मैंने एक इत्तेफ़ाक से इसी वजह से यूट्यूब की वजह से एक इंडिया में बहुत बड़ा चैनल है, उन्होंने पहली दफ़ा किसी एनआरआई को इंटरव्यू किया और वो यहाँ पर बैठा हुआ था। उस एनआरआई को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्च किया लिंक्डइन पे, वो मुझे मिल गया। मैंने उसको डायरेक्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट कर ली। फिर मैंने पहला मैसेज उसको किया कि यार मैं आई सॉ योर पॉडकास्ट विद दिस आई थिंक वो अंशुमन करके कोई बंदा है जो कि इंडिया में ये करता ओके। है कि डिफरेंट लोगों के साथ जाके मिलता है और उनके साथ उनकी फाइनेंसेस पूछता है। छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, हर लेवल पे। तो पहली दफ़ा उसने किसी एनआरआई के साथ किया था। तो मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि यार आपकी वीडियोज़ तो मैं खुद ही देखता हूँ, तो मैं बिल्कुल आऊँगा। और वो बंदा ऐसा था कि वो अपना खुल के पूरा नंबर्स देना चाह रहा था। मतलब वो अपनी सैलरी कितनी है, कितना खर्च होता है, कितना। तो इस तरह के बड़ा इंटरेस्ट लोगों में क्रिएट होता है कि आपके हम्म। अपने नंबर्स क्या हैं। तो वो बंदा आएगा यहाँ पर मेरे पास पॉडकास्ट के लिए, तो वो मैं उसको सुनूँगा। लेकिन वही पर्सनल ब्रांडिंग से आया वो। और उनके जो मैं देखता हूँ, जो इंडियंस का जो एक माइंडसेट है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है पाकिस्तानियों से। वो पैसों के बारे में बात करते हुए हेजिटेट नहीं करते। हमने देखा है पाकिस्तानियों में कि वो हेजिटेट करते हैं, बताने में थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं, या वो इन्वेस्ट भी नहीं करते उसको। वो कहते हैं, वो वही बात करने लगते हैं कि यार ये आनी-जानी शय है और इस तरह की चीज़ें करने लगते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार आपकी जॉब भी फिर आनी-जानी है। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, फिर वो भी आनी-जानी शय है। देखिए, एक चीज़ मैं और ऐड करूँ, लोग जो गलती करते हैं ना, अपने फाइनेंशियल की विजिबिलिटी लेके नहीं आते हैं एक्सेल के ऊपर। हाँ, हाँ। आप अपने अपने देखें आपका पैसा जा कहाँ रहा है।
आपको बड़े रूम मिलेंगे पैसे बचाने के इसके अंदर या उसको ऑप्टिमाइज़ करने के। मैं बचाना नहीं कहता, बिल्कुल। ऑप्टिमाइज़ करना। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं कई सालों से मेरे पास 3 साल से मैंने अपने बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करता हूँ और उसको कैलकुलेट करता हूँ मेरे कहाँ एक्सपेंस किए हैं और उसी हिसाब से हुँ, बजट भी करता हूँ। लाइक आई एम फाइनेंस पर्सन, मेरे एक हुँ। सिस्टम बना हुआ है। तो मेरे पास अगले 2 साल का मेरे पास प्लान होता है कि मैं अगले दिसंबर 25 में कहाँ जाके खड़ा होऊँगा। बिल्कुल सही है। उससे मुझे एक अंदाज़ा ये होता है कि मेरे पास रूम कितना री-इन्वेस्ट करने का। हुँ, जब हुँ। आपको रूम मिलता है तो आप उसमें से एक कुशन मिलता है जिसको आप री-इन्वेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल सही है। विदाउट, बिकॉज़ दिस इज़ कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क। हुँ, अगर आप ऐसे ही इन्वेस्ट कर देंगे, कल को खर्चा आ गया तो क्या करेंगे आप? अगर बिल्कुल आपके सही पास है। पेपर पे चीज़ें हैं, तो यू कैन टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। हुँ। आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यू हैव समथिंग ऑन पेपर, जब तक यू आप कैन टेक अ ट्रेस एंड डिसीजन। ट्रैक नहीं रखेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैसे जा कहाँ रहे हैं और कैसे ट्रेस जा आज रहे हैं। आप ट्रैक करना एक 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 ट्रिक है आपकी, अगर आपने ट्रैक कर लिया अपने पैसे को, तो यू कैन मैनेज वेरी ईज़िली। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा इसी पॉइंट से मैं अगर आऊँ आपके पास कि सऊदी में बहुत रिसेंटली मेरे मतलब लास्ट 2 ईयर से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त मेरे वहाँ गए हैं और काफ़ी अच्छी-अच्छी सैलरीज़ पे गए हैं। बहुत सारे लोगों ने जितने लोग भी जो दुबई से गए, उन्होंने अपनी फैमिलीज़ मूव नहीं की सऊदीया में और जो एक फैक्टर वो बताते हैं वो एक तो ये कि दुबई में सेटल्ड थे, तो वो कह रहे थे कि यार ज़रूरत नहीं लग रही कि हमें इस वक़्त हम उनको सऊदीया मूव करें और दूसरा कॉस्ट की बात करते हैं। तो पहले किसी ज़माने में हम ये सुनते थे कि सऊदीया बहुत सस्ता है कंपेयर टू यूएई या दुबई। अब जो है ना कुछ उल्टा सुनने में आता है मुझको। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि आजकल क्या चल रहा है वहाँ पर? नहीं, आपने सही सुना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ काफ़ी बढ़ती जा रही है। एक तो ये है हुँ, कि जब वीएटी आया था 15%, स्टार्ट तो 5 से होता है, लेकिन बड़ी जल्दी 15% हो गया वो। तो वो हुँ। 15% हर चीज़ पे अप्लाई होता है, इवन स्कूलिंग के ऊपर। इवन हज पे भी अप्लाई होता है वो। हज पे भी होता है? जी, जी, हज पे भी होता है वो अच्छा, अप्लाई। अच्छा, तो अच्छा। वो हेल्थ पे भी होता है, क्योंकि अगर आप जाते हैं डॉक्टर के पास और आप एक्सपर्ट हैं, तो आप पे 15% चार्ज होता है और लोकल पे 15% चार्ज नहीं होता है। ओके, तो ओके। वो ये एक तो एक 15% का दुबई और इसमें 10% का एक डिफरेंस है, जो कि आपको सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट करता है एट द हुँ, एंड ऑफ द ईयर। दूसरा, हुँ। यहाँ डिपेंडेंट फ़ी हम पे करते हैं अपने डिपेंडेंट की, 400 रियाल पर मंथ, अच्छा ये पर कंपनी पे हेड। करती है कहीं-कहीं नहीं, या कहीं कहीं-कहीं कहीं जाती भी? है, कहीं जाती है, हुँ, डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफ़ाइल क्या है, कि क्या आप जॉब नहीं छोड़ देंगे इसी वजह से कि आपको डिपेंडेंट फ़ी पे करनी पड़ रही है, या आपको अच्छा, ये ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा है, तो कंपनी इस केस में कुछ कंपनीज़ बेयर कर लेती हैं, लेकिन नॉट कॉमनली दे डोंट बेयर। अच्छा। तो वो एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, 1 वाइफ़ है, तो आपका तकरीबन 400 रियाल पर मंथ के हिसाब से आपका लगा लें हिसाब-किताब, साल का तो अच्छा खासा अमाउंट बनता है, 15 15,000 14-15 के हज़ार करीब। रियाल तकरीबन आपको हर हाँ, साल पे करना है। तो हुँ, अगर मैं 2 एलिमेंट निकाल लूँ, सेपरेट कर लूँ, तो ये तकरीबन बनता है 30 से 35 हज़ार। तो अगर हुँ, आप इसी इनकम को लेके दुबई शिफ्ट हो जाएँ, तो आप हुँ, ये 30 से 35 हज़ार बचा सकते हैं। हुँ। ठीक है? एक तो ये है। सही। दूसरा ये है कि दुबई में एक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है वो डिफरेंट है। आपको एक पूरा सिस्टम मिलता है, अगर आप किसी बिल्डिंग में भी रह रहे हैं। आपको वो सिस्टम लेने के हुँ, लिए यहाँ कंपाउंड लेना पड़ता है। कंपाउंड में आपकी सारी हुँ, फैसिलिटी होती है, तो वहाँ बिल्डिंग में अवेलेबल होती हुँ, हैं, तो यहाँ कंपाउंड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो वो हुँ, आपको बिल्डिंग में लोग इसलिए रहते नहीं हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको फैसिलिटी चाहिए, तो उसके लिए वो डबल पे करते हैं। तो हुँ, वो एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें हो गई हैं, प्लस प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है यहाँ पे, बिकॉज़ बिज़नेस इज़ कमिंग, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग, ग्रोथ इज़ कमिंग। So because of this, price is increasing, demand supply हुँ। गेम इज़ रनिंग हियर। तो जिसकी वजह से महँगाई काफ़ी यहाँ पे, और एक ज़माने में 5-5 हज़ार रियाल में लोग पूरी फैमिली चलाते थे यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है। अब आपको यहाँ रहना है, मिनिमम मिनिमम आपको रहने के लिए कम से कम, अब हर सिटी का अलग कॉस्ट ऑफ लिविंग है। अगर आप जद्दा में जाते हैं, जद्दा की कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट है। दमाम, ख़ुबर की डिफरेंट है, रियाद की डिफरेंट है। रियाद इज़ एक्सपेंसिव देन दुबई। अच्छा, इस वक़्त? जी, इस वक़्त अच्छा। एज़ ऑफ टुडे। तो जिसकी वजह से लोग वहाँ पे लोग प्रेफ़र करते हैं रखना दुबई के अंदर। क्योंकि अब एक इश्यू ये है कि एजुकेशन का इश्यू, मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, ए लेवल में आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनको एजुकेशन के लिए यहाँ से निकालना है। हुँ। तो लोग इस वजह से, जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो दुबई शिफ्ट कर देते हैं वहाँ पे। वहाँ पढ़ते भी रहते हैं और महीने में 2 दफ़ा ट्रैवल कर लेते हैं, वहाँ मिल के आ जाते हैं और वो फिर यहाँ वापस आ जाते हैं। तो इस तरह के मॉडल लोगों ने यहाँ बना के रखे हुए हैं अपने। अच्छा ऐसे मॉडल हैं मतलब पहले से मतलब मैं तो कुछ लोगों को उनको जानता था जो दुबई से मूव हुए हैं सऊदी तो उनका तो समझ में आता है कि पहले लाइफ सेट थी यहाँ पर तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दुबई मूव की अपनी फैमिली जी, सऊदीया जी, से काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। अच्छा काफ़ी लोग हैं जिन्होंने दुबई मूव कर दिया है, फॉर द रीज़न ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ़, कि यार प्लस वो ये कि चाहते वो हैं कि आगे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी यहाँ पर नज़र आती हैं ना कि आप आगे यूनिवर्सिटी के ऑप्शन वहाँ पे हैं दुबई के हुँ, अंदर, प्लस थोड़ा-सा पाकिस्तान वहाँ से करीब है उनके लिए, और हुँ, वहाँ पे वो ज़्यादा बेहतर फ़ील करते हैं, आई कैन से। मैं वो हुँ, फ़ील की डेफ़िनेशन नहीं बयान कर सकता आपको, लेकिन ये कि दे फ़ील बेटर जब व्हेन दे गो टू दुबई हुँ। स्टिल। नहीं जिस तरह आपने बताया वो एग्ज़िट के चार्जेस भी होते हैं मेरे ख़्याल से जी, अगर आप हाँ, हाँ, इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर आप फैमिली को चाहते हैं कि आपका रेज़िडेंस वीज़ा भी सऊदीया का रहे,
और वो पाकिस्तान में रहें, तो आपको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है 100 रियाल पर मंथ। हुँ, तो अगर आपके 3 लोग हैं, तो आपके 300 रियाल पर मंथ के हिसाब से आपके साल के लगाने हैं 3600, तो ये बन गए। सही। फिर आपको डिपेंडेंट फ़ी पे करनी पड़ती है उसके ऊपर। हुँ, फिर और आपको इंश्योरेंस की कॉस्ट आपको आइडिया है कि क्या होती है वहाँ पर अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें? या आपकी कंपनी हेल्थ दे रही देखिए, होगी? हेल्थ इंश्योरेंस इंडिविजुअल ले नहीं सकता यहाँ पे अच्छा, डायरेक्ट। इंडिविजुअल अगर नहीं ले आप सकते? नहीं ले सकता, आपको कंपनी के थ्रू ही लेनी पड़ेगी। और कंपनी भी अच्छा, वो आपको इंश्योरेंस देती है जिसके पास मिनिमम 9 एम्प्लॉयी हों, 9 या 10। ओके। अगर इससे कम एम्प्लॉयी आपके पास होंगे, आपको इंश्योरेंस लेने में मसला आएगा। अच्छा, तो आप ये तो इंडिविजुअल तो इंश्योरेंस बाय कर ही नहीं सकते मेडिकल का, क्योंकि तो ये आप यहाँ रहते क्यों हैं? जॉब के लिए। आप अंडरस्टैंड करें ना हाँ, लेकिन प्रोसेस लेकिन द अभी प्रो रिसेंटली यहाँ पर दुबई में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो बाहर से मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, अभी इनफैक्ट उनसे ही पॉडकास्ट हुई है मेरी। यूके से मूव किए थे वो, यहाँ पर अपनी बिजनेस सेटअप किया है। तो फैमिली ऑफ 4 हैं, 4 या 5 हैं आई थिंक, और मैंने उनसे यही क्वेश्चन पूछा था कि आपने इंडिविजुअल इंश्योरेंस कितने की लिए? तो उनको मेरे ख्याल से 14,000 दिरहम की पड़ रही थी पूरी फैमिली की। तो फॉर द फैमिली ऑफ 4 ऐसे ही या है। 5 आप ले सकते हैं। कॉस्ट यही लेकिन है तकरीबन, और डिपेंड हुँ, करता है कि आप कौन सी कैटेगरी उठाते हैं। उसमें डिफरेंट कैटेगरी होती है इंश्योरेंस की। आपकी ए क्लास है, ए वन क्लास है, सी क्लास है, बी क्लास है। तो हुँ, कुछ हॉस्पिटल वहाँ पे नहीं होते हैं, कुछ फैसिलिटी नहीं मिलती हैं आपको उसके अंदर, कुछ हुँ, ट्रीटमेंट आपका नहीं होता है। तो इट डिपेंड्स ऑफ मैनी थिंग्स। तो ये हुँ। 5-6 हज़ार से स्टार्ट होके 30-35 हज़ार तक जा सकती है। हाँ, 5-6 हज़ार से वैसे यहाँ पर थोड़ा-सा कम भी होती है, लेकिन 5-6 हुँ। हज़ार से स्टार्ट होती है। हाँ, अच्छा, वो 35,000 तक आप जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हिच कैटेगरी यू आर सेलेक्टिंग एक्चुअली। हाँ, तो सही, ये सही, सही। मेरा एक्सपीरियंस तब हुआ था जब मेरी जॉब खत्म हुई थी, तो मैंने अपनी स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र की थी एक कंपनी के अंदर टेम्परेरी तौर हुँ, पे। हुँ, तो हुँ, उस कंपनी ने कहा था मैं ट्रांसफ़र तो ले लूँगा आपको, लेकिन आपने एक्सपेंस खुद बेयर करने होंगे। तब मेरी आँखें हुँ। खुली कि ये कॉस्ट होती क्या है। हाँ, सही, 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 सही। और इंश्योरेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सऊदीया में और दुबई में आपको पता ही है मेडिकल इंश्योरेंस के बगैर हुँ, यहाँ पे मेडिकल लेना आसान नहीं है। हुँ। सही, सही, वेरी सही। तो एक्सपेंसिव। कॉस्ट ऑफ लिविंग आप कह रहे हैं कि जितना आप बता रहे हैं और जितना मैंने सुना था वो उसके हिसाब से आप क्या कहते हैं, मतलब अगर कोई बंदा नया आ रहा है यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ, यंग फैमिली है, तो वो कितना सैलरी एटलीस्ट होनी चाहिए? देखिए, अच्छी जॉब के लिए मुझसे भी बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं लोग, जो कि बहुत ही वेग किस्म का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कहा चलें हाँ, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। नहीं देखिए, अगर आपने एक ऐसी ज़िंदगी गुज़ारनी है जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा सेविंग ना हो और आपकी अच्छी लाइफ़ गुज़र जाए, व्हिच हुँ, आई कैन से एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान, राइट? हुँ, तो वो उसमें आपको 15 से 20 हज़ार में आप यहाँ पे अच्छी लाइफ़ गुज़ार सकते हैं। हुँ। लेकिन 10 हज़ार वाला गेम ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, अच्छा, वो ख़त्म हो चुका है। हाँ, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, उसमें आप इतना पैसे तो ख़त्म हो वहीं दे चुका है, रहे हैं, एक्सपैट टैक्स ख़त्म और हो ये जाएगा वो। आपका, हाँ। सही। 10 हज़ार में फिर आपकी ये है कि आप 10-12 हज़ार में फैमिली को पाकिस्तान में रखें, आप अकेले काम करें और पैसा वहाँ भेजते रहें। दैट इज़ द ओनली ऑप्शन यू कैन डू। हुँ, राइट, क्योंकि जब सही। मैं यहाँ पे आया था वली मैं बताऊँ आपको, मेरी ग्रोसरी आती थी 600 रियाल की पूरे साल, पूरे महीने की। उसमें गोश्त, दालें, हर चीज़ ट्रॉली भर के जो भी आपकी नीड होती है ना घर के बच्चों की, हुँ, सबकी। हुँ, आज वो आती 2000 रियाल में। हुँ, तो बिल्कुल। ज़ाहिर है आप अंदाज़ा कर सकते हैं, मेरे बिजली की बिल शुरू में पे करता था तकरीबन 100 रियाल महीने का, इससे ऊपर हुँ, नहीं जाता था महीने का। सही, 2013-14 की बात कर रहा हूँ, आज मैं पे सही। करता हूँ 500-700 रियाल। तो आप सोच सकते हैं ग्रोथ का लेवल क्या है। तो आई हाँ। थिंक दुबई में भी वो इन्फ्लेशन नहीं आया होगा जो सऊदी में आया है इस वक़्त। दुबई में अभी मैं देख, क्योंकि मैं हर चीज़ कैलकुलेट करता हूँ, रखता हूँ अपने पास ना, तो मैं इनफैक्ट देख ही रहा था अपने अपने घर का। 9 साल से मैं एक ही घर में हूँ, तो 9 साल से मैं उसका हर महीने का बिल मुझे पता है, तो मेरे पास ट्रेंड निकल सकता है। तो अगर किसी समर मंथ्स के अंदर हम छुट्टियों पे नहीं गए हुए, पूरा महीना हमने एक टाइम पे गुज़ारा है, तो सेम बिल है, मतलब कोई फ़र्क नहीं आया है बिजली के बिल के अंदर। तो ये बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन वो पहले भी एक्सपेंसिव था, वो जी। अभी भी उतना ही एक्सपेंसिव है, वो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है नहीं, उसके क्योंकि ऊपर। यहाँ पे पहले सब्सिडी थी, यहाँ पे वो ख़त्म कर दी ज़ाहिर है, तो उसका हाँ। इम्पैक्ट आया है। काफ़ी सऊदीया में काफ़ी सब्सिडी मिलती थी यहाँ पे, फ्यूल के ऊपर मिलती थी, यूटिलिटीज़ पे मिलती थी। वो हुँ। आहिस्ता-आहिस्ता वो बर्डन शिफ्ट कर रहा है कंज़्यूमर के ऊपर। हाँ, ख़ास तौर पे जो एक्सपर्ट्स हैं ऑफ़ कोर्स वो जी हाँ। उनके ऊपर कर रहे हैं। नहीं, सब पे ही तो है, दिस इज़ फॉर ऑल। अच्छा, सही, क्योंकि सही, फ्यूल सही। प्राइस था 0.25, जिसको हम कहते हैं 25 हलाला, जब मैं आया था नया-नया। आज हुँ, वो 2.9 2.8 पे चला गया तकरीबन। वो सेम रेट है वो दुबई वाला जो। जी, जी, वो तकरीबन दुबई को टच कर गया वो। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं एक्सपेंसेस तो हैं यहाँ पे इस वक़्त। हुँ, ओके। और अगर अगर हम इसको इस तरह से बोलें कि चलें, ये सारी चीज़ें तो मुझे समझ में आ गई। अगर आप मुझे आखिर में ये बताएँ कि कोई बंदा आना चाहता है तो सॉफ्ट स्किल्स किस तरह की होनी चाहिए? क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स ऐसी चीज़ है जो कि टेक्निकल स्किल्स बिल्कुल डिफरेंट हो सकती हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो परफेक्ट होते हैं टेक्निकल के अंदर, लेकिन वो टीम मेंबर नहीं हो पाते, सही से इंटरैक्ट नहीं कर पाते लोगों के साथ। तो आपके ख़्याल में क्या-क्या चीज़, क्योंकि आपका तो इस तरह का एक फ़ोर्टे भी बना हुआ है कि आप इस चीज़ को देख रहे होते हैं, तो क्या-क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को काम करना चाहिए जिसके ऊपर आप बहुत ईज़िली इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको छोटी-सी चीज़ बताऊँ कि यू हैव टू सेल योरसेल्फ।
हुँ, आप हर हर इंसान को जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, ही हैज़ टू बी अ सेल्स पर्सन। हुँ, ठीक है। अगर वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, तो मैंने जब उनसे पूछा, यार आप इलाज करते हैं, तो आपकी जो मेन स्किल है वो क्या है जिसकी वजह से आप पेशेंट्स को सैटिस्फाई करते हैं? हुँ, उन्होंने कहा कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर इन्होंने ये कहा। बीइंग अ डॉक्टर। हुँ, क्योंकि एक डॉक्टर अगर आपसे कह दे कि यार आपको कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हैं, आप 50% वैसे ठीक हो जाते हैं बगैर मेडिसिन के ही। हुँ, तो क्योंकि ये साइकोलॉजिकल गेम है सारा। अब डॉक्टर हुँ, की जो ना मेडिकल जो उसकी टेक्निकल स्किल्स है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। हुँ, और ये खाली उस प्रोफ़ेशन में नहीं है, ये हर प्रोफ़ेशन में है। आप इंजीनियर हैं, हुँ, मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, तो हम सुबह से शाम तक करते क्या हैं? हम सिर्फ़ कम्युनिकेट करते हैं। एग्ज़ैक्टली। हम हर वक़्त टेक्निकल काम नहीं कर रहे होते। टेक्निकल काम हुँ, अगर कर भी रहे हैं, तो हाउ यू कैन सेल योर वर्क थ्रू हुँ, कम्युनिकेशन। हुँ, तो सॉफ्ट स्किल्स का कोई मुझसे पूछता है अक्सर मेरे कोचिंग में कि यार आप कोई ऐसी स्किल बताएँ मुझे, जो मेरी लाइफ़ चेंज कर दे। मैंने हुँ, कहा सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल आपने ठीक कर लीजिए, आपकी लाइफ खुद ही बदल जाएगी। आपके पास राइट। जितना कुछ है ना, आपकी जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट कहता हूँ आपकी आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, आपके स्किल्स, दे आर योर प्रोडक्ट। आप एक कंपनी है, यानी सैयद नदीम इज़ अ कंपनी, और मेरे पास जो प्रोडक्ट हैं वो मेरी स्किल्स हैं, मेरी एजुकेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है। अगर मैं इसको सेल नहीं कर पाऊँगा, तो हू विल बाय इट? हुँ, जिसकी वजह से बिल्कुल। लोगों को जॉब करने में प्रॉब्लम आता है। मैं आपको एक छोटा-सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज इसको इम्प्रूव कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझसे लोग पूछते हैं। ये सब हमने भी फेस किया, हमारे भी कोई इतनी अच्छी कम्युनिकेशन, प्रेज़ेंटेशन स्किल्स नहीं थी, हम भी घबराते थे। सबसे मुश्किल काम होता था यार, बॉस बोल दे भाई प्रेज़ेंट करना है जाके प्रेज़ेंटेशन किसी देनी को। है। हाँ, हाँ। उसमें तो वो हालत होती थी कि यकीन करें कि दिल चाहता था कि कल को बीमार हो जाऊँ, ऑफ़िस ना आना पड़े। अच्छा। तो ये हालत से हम गुज़रे हैं। लेकिन मुझे अंदाज़ा हुई है कि इसके बगैर काम चलेगा नहीं। तो मैंने हुँ, क्या किया, मैं क्योंकि मुझे ट्रेनिंग का शौक शुरू से है, तो मैंने फ्री ट्रेनिंग कराई अपनी कंपनी से। मैंने जहाँ भी काम किया है, मैंने वहाँ ट्रेनिंग कराई है। मैं क्या करता था, 4-5 अपने दोस्तों को जमा किया, हुँ, कोई भी टॉपिक पिक किया, एक्सेल पिक कर लिया, कोई आईएफआरएस पिक कर लिया, उनको ट्रेनिंग दे दी आधे घंटे की। अब जब ट्रेनिंग उनको दी मैंने, तो मैं खड़ा होके मुझे थोड़ी-सी 10 मिनट की प्रेज़ेंटेशन बनानी पड़ी, उसके ऊपर मुझे कम्युनिकेट करना पड़ा। तो जब मैंने पहली ट्रेनिंग कराई थी, तो मेरी तो हालत ख़राब थी, वो भी मज़ाक उड़ा रहे थे। लेकिन मैंने सीखा उनसे, मैंने उनसे फ़ीडबैक लिया। उस फ़ीडबैक से क्या हुआ कि मैंने उसको सीखा, इम्प्रूव किया। फिर मैंने एक और ट्रेनिंग करा दी। मैंने कहा, एक और टॉपिक उठाते हैं, आओ पढ़ाते हैं तुम्हें। वो जो टीचिंग थी ना, उसमें आपकी ढेर सारी स्किल्स डेवलप होती हैं। राइट। आपकी कम्युनिकेशन, प्रेज़ेंटेशन, आपकी लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, आपका नेटवर्किंग, पर्सनल ब्रांड आपका बनता है आपकी कंपनी में कि यार ये बंदा कुछ अपने काम के अलावा भी करता है। हुँ, तो हुँ, वो चीज़ मुझे इतनी काम आई कि फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता 30-35 लोगों को लिया। फिर मैंने आज मैं पब्लिक में जाता हूँ स्पीक करने के लिए, मुझे लोग बुलाते हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर एज़ अ स्पीकर। तो आज जो पोज़ीशन है उसका बेस वही था कि मैंने 4 से 5 लोगों ने शुरू किया था और मैंने फ़ेयर को कंट्रोल किया अपना, क्योंकि वो फ़ेयर निकालना ज़रूरी होता है आपको। जिस दिन आपका फ़ेयर निकल जाए, आप ऑटोमैटिकली उसके अंदर उससे फ़ाइट करना पड़ता है एक्चुअली उस फ़ेयर से, और हुँ, वो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ता है। शुरू में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपने लेना है कुछ ना कुछ। तो 4 से 5 लोगों ने शुरू किया, 10 लोग आए, फिर मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करानी शुरू कर दी, फिर मैंने एज़ अ स्पीकर जाता हूँ। तो वो एक जर्नी ये था जिससे अब मैंने ना ट्रेनिंग ली नहीं है किसी से। लोग क्या करते हैं, कंपनी भेज देती है ट्रेनिंग कराने के लिए, 2-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। दैट इज़ नॉट ट्रेनिंग, एक्चुअली दिस इज़ द एस्केप फ्रॉम द ऑफिस। तो वो हुँ, आपको कोई चेंज नहीं आता है, वो वापस ऑफिस आते हैं तो वही सब कर रहे होते हैं जो 3 दिन पहले कर रहे होते हैं। हुँ, अगर बिल्कुल। आप अपने आप को पुश करेंगे ना इन चीज़ों के अंदर, तो आपको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, वो हुँ, एनवायरनमेंट आपको खुद सिखा देगा। तो देखें, दीज़ आर ह्यूमन स्किल, दिस इज़ इनसाइड यू। आप जो पैदा होते हैं ह्यूमन स्किल के साथ पैदा हुए हैं। ह्यूमन स्किल्स क्या है? अच्छी बात करना, अच्छा प्रेज़ेंट करना, दिस इज़ ह्यूमन स्किल। अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग ये आप सीखते हैं बाहर से, दिस इज़ आउटर स्किल, दिस इज़ इनर हुँ, स्किल। तो हुँ, जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, इनर स्किल ऑटोमैटिकली इनेबल हो जाती है। राइट। तो जब इनेबल होती है तो वो आपको ऑटोमैटिकली आपके ज़हन पे आती है और आप उसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं और यू विल बिकम एक्सपर्ट बाय द टाइम। बिल्कुल सही है, दिस बिल्कुल इज़ आप सही समथिंग कह यू रहे हैं। डोंट नीड टू लर्न समथिंग, बिलीव मी दिस इज़ इनसाइड यू। ऐसे ही है। ऐसे ही मतलब मैं भी लोगों को अब यही बोलता हूँ कि भाई एआई आ गया है तो एआई जो है ना वो सारे काम वैसे ही कर लेगा। आपको ज़्यादा हाँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। असल चीज़ वही है कि आप ह्यूमन इंटरैक्शन और बाय द वे ये मुझे फाइनेंस के लोगों का तो मेरे ख़्याल से नहीं होगा इस तरह से लेकिन जो इंजीनियर्स होते हैं और जो ख़ास तौर पे जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम शुरू से इस तरह के माइंडसेट में नहीं होते हैं और फाइनेंस वाले मैंने देखा है कि एटलीस्ट वो लड़ने के मूड में रहते हैं किसी मार्केटिंग वाले से, किसी सेल्स वाले से। उनकी लड़ाई रहती है तो वो उनकी इंटरेक्शन रहती है। हमारी इंटरेक्शन उस तरह से रहती है, हम थोड़े से जो है ना पीछे रहते हैं, बैक फुट पे रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इंटरेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ स्क्रीन के साथ होता है
हमारे लेट्स से कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है तो प्रोग्रामिंग के साथ होता है, या अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने पीयर्स के साथ होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा एचआर के साथ होगा। उसके ज़्यादा हम आगे बढ़ते नहीं हैं, क्रॉस फंक्शनल नहीं बनते, हम फाइनेंस के साथ बात नहीं करते, सेल्स के साथ उस तरह से बात नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा जो पीपल इंटरेक्शन है वो कम होता है। तो मैं इन लोगों को भी बोलता हूँ जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या जो इंजीनियर्स हैं कि यार अपना अपना ह्यूमन इंटरेक्शन जितना ज़्यादा करेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। देखिए, इसमें पता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग ये कहते हैं कि हमें करें कैसे? हमारा सुबह हम्म। शाम तो हम काम कर रहे हैं, सुबह आते हैं इतना काम पड़ा होता है कि इन चीज़ों का टाइम ही नहीं है। ये एक फैक्ट है फाइनेंस के अंदर, अकाउंटिंग प्रोफेशन में, कि दिस इज़ वेरी ड्राई लाइफ इन फाइनेंस। हम्म। लेकिन मैं लोगों से कहता हूँ यार देखें, अगर आपका गिविंग माइंडसेट है ना, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो प्रॉब्लम्स के साथ हैं। आप जाएँ हम्म। डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, आप जाएँ सप्लाई चेन चेन के अंदर, आप जाएँ एचआर के अंदर, आप जाएँ एडमिन के अंदर, दे फाइनेंस इज़ ऑलवेज़ गुड इन एक्सेल। आप कुछ ना हम्म। करें, आप उनकी फाइलों को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, कस्टमाइज़ हम्म। करते हैं। हम्म। वो बहुत सारे काम ऐसे कर रहे होंगे जो उनको 3 दिन लगते होंगे। लेकिन अगर आपके अंदर कोई स्किल है एक्सेल की, आप उसको 3 घंटे में ऑटोमेट करके दे दें। बिल्कुल ऐसी है। व्हाट विल बिल्कुल हैपन? ऐसी है। यू विल अंडरस्टैंड देयर प्रोसेस, योर इंटरेक्शन विल इंक्रीज़, दे विल नो यू दैट हू यू आर। हम्म। तो आपका एक ऑटोमेटिकली एक आप लाइमलाइट में आ जाते हैं। हम्म। जब लाइमलाइट में आते हैं ना, दैट इज़ द ब्रेक थ्रू यू विल गेट एक्चुअली। तो मैंने हम्म। एग्ज़ैक्टली यही किया, मैंने लोगों की हेल्प किया है। मैंने पूरे-पूरे सिस्टम बना के दिए हैं सप्लाई चेन को, एडमिन को, एचआर को काम करने के लिए उनके, फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट फॉर सेक ऑफ इंटरेक्शन, दैट्स इट। हम्म। मैंने एक्स्ट्रा टाइम लगाया, मैं घर आके काम करता था 6 बजे के बाद उनके लिए। क्योंकि वैल्यू मुझे क्रिएट की पता ना था, आपने। वैल्यू क्रिएट की, मुझे पता था कि इसके रिज़ल्ट क्या आएँगे। रिज़ल्ट हम्म। क्या आते थे कि मेरा एक ब्रांड बन गया कि जब भी एक्सेल की बात आती थी, नदीम की शक्ल आती थी सामने। हम्म। मेरी जिस कंपनी में मैंने काम किया है, एक्सेल यार एक्सेल, नदीम से बात करो। तो वो ऐसी हर स्किल किसी न किसी में होती है जो ब्रांड बन सकता है उसका। बिल्कुल वो मिस एक्सेल का ग्रुप, आप वो ग्रुप कह रहा हूँ मैं, मिस एक्सेल का आपको पता है ना, जो जो इंस्टाग्राम हैंडल है और टिकटॉक है, दिस लेडी इज मेकिंग ऑलमोस्ट $2 million पर हाँ, ईयर, उसका याह! रेवेन्यू है एक्सेल के ऊपर का कोर्सेज बनाकर। शी इज़ नॉट तो डेवलपर ऑफ एक्सेल, शी इज़ नथिंग, शी इज़ जस्ट टीचिंग व्हाटएवर शी हैज़, दैट्स इट। यस एग्जैक्टली, बड़े अच्छे क्रिएटिव क्रिएटिव स्टाइल के अंदर वो टीच करती है, उसको मज़ा भी आता है आपको देखने में, थोड़ा सिंप्लीफाई कर याह! देती है चीज़ों को, एंड दैट्स अबाउट इट। तो कोई ऐसा नहीं सो है कि उसने कोई डेवलपर हो वाकई वो। देखिए, अपॉर्च्युनिटी जो है ना, बेइंतहा बड़ी है। हम बचपन में सुनते हम्म। थे कि अपॉर्च्युनिटी एक दफ़ा आती है ना, दोबारा नहीं आती है। हमने हम्म। बचपन में ये सुन के बड़े हुए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अपॉर्च्युनिटी एक बस की तरह है। एक आती है, दूसरी गुज़रती है, एक आती है, दूसरी गुज़रती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको देखते कैसे हैं। क्योंकि लोग डिपेंड करते हैं यार हमारी लक ख़राब है, और लक लक को ही सब कुछ देते हैं यार, हम जब कामयाब है तो हमारी वज़ह से, हम्म। नाकाम है तो लक की वज़ह से। तो लेकिन प्रिपरेशन नहीं करते वो, लक प्रिपरेशन के बगैर बिल्कुल। काम नहीं करती है। बिल्कुल, सही है। ज़बरदस्त। तो नदीम भाई फिर आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत इंसाइटफुल कन्वर्सेशन रही वैसे, मुझे बहुत मज़ा आया। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनवाइट। मैं बड़ा एक्साइटेड था, मैं आपको काफ़ी अरसे से फ़ॉलो कर रहा था, और आपकी मैंने काफ़ी पॉडकास्ट देखी हैं, बड़ी एनर्जेटिक होती हैं, और आई थिंक ऑडियंस को मज़ा आएगा सुनने में, और आई काफ़ी होप कि मज़ा आएगा। मज़ा यस, आएगा, वो और वो कमेंट में लिख के बताएँगे। काफ़ी वो एक माइंडसेट पे काम किया है हमने कन्वर्सेशन के अंदर। तो अगर उनको कोई और सवाल है तो दे कैन कनेक्ट मी ईज़िली, आई एम अवेलेबल। बिल्कुल, आपका आपका लिंक्डइन वगैरह मैं सारा डाल दूँगा नीचे बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन के अंदर बिल्कुल। इस पॉडकास्ट की। तो ज़बरदस्त। चलें सर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच वली भाई, और इंशाल्लाह कीप इन ओके, टच, इंशाल्लाह। श्योर। थैंक यू वेरी मच। ओके जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।